उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः प्रविशन्ति मुखे मृगः। नमस्ते साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और एक दो मिनट की कभी कभी जो है देरी हो जाती है किन्हीं कारणवशात, तो आप धैर्य धारण करें। और चलिए शुरू करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम भाषा की शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं। साथियों, मुझे नहीं पता कि मैं मेरा जो प्रयोजन जो है उसमें कितना सार्थक चिंतन कर पा रहा हूं आपके साथ, मुझे नहीं पता। यह भी नहीं पता कि हिंदी और संस्कृत को पहली बार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एक साथ जो है मैंने कोशिश कर रहा हूं मैं कि हिंदी और संस्कृत का जो प्लेटफॉर्म है उसको एक साथ जो है आप लोग समझ पाएं, सीख पाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, बस इतनी सी बात मैं आपको कहूंगा कि मैं आपके साथ पूर्णतः सज्जित हूं। टेक्निकल टीम ध्यान दें, शायद लाइट थोड़ी सी बंद हो गई है। तो मैं आपके साथ पूर्णतः जो भी परिश्रम कर सकता हूं उसके साथ, उसी के अनुसार मैं आप लोगों के साथ में हूं। आइए हम बात करते हैं कक्षा की। और आज का जो श्लोक मैंने बोला, आप लोगों को पता है कि मैं एक श्लोक से कक्षा की शुरुआत किया करता हूं। हर दिन हम कुछ नया सीखें, नया जानें, नया पढ़ें और यह स्वीकार करें कि जो हम कल तक नहीं थे आज हमें वो होकर के सोना है। शयन कक्ष में जब जाओ तो ये निद्रा में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आपको संतुष्टि होना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि ईश्वर ने ये मुझे जो 24 घंटे, जो 24 लड़ियां जो दी थी, मैं कितना उसका चिंतन कर पाया, कितना सार्थक मैं चिंतन कर पाया। इन्हीं भावों के साथ आइएगा। आपका जो श्लोक जो आज का मैंने बोला था वो मैंने लिख लिया है। साथियों, भर्तृहरि का नृत्य शतक में ये श्लोक है और वो कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि। इस संसार में जितने भी काम हैं वो उद्यम से सिद्ध होते हैं। ध्यान रखिएगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यम के द्वारा ही अर्थात निश्चय ही, उद्यम के द्वारा ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। कार्य जो हैं वो सिद्ध होते हैं। केवलम यदि अस्माकं मनसि केवलम एवं विचारः यत् अहम एवं करोमि 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 और तस्य विचारस्य सार्थकाय यदि वयम चिंतनम न कुर्मः, परिश्रम न कुर्मः, यदि हम चिंतन और परिश्रम नहीं करेंगे तो केवल जो है मनोरथ से काम सिद्ध नहीं होते हैं। मनोरथ तो आपका राष्ट्रपति बनने का है, मनोरथ जो है आपका शिक्षक बनने का है, लेकिन उसके लिए यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में वह हासिल नहीं कर सकते जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए उद्यम कीजिएगा। साहसे वसति प्रतिलक्ष्मी ही श्री लक्ष्मी ही। साहसी व्यक्ति में जो है निवास करती हैं लक्ष्मी, ऐश्वर्य, वैभव, सफलता। ये साहसी व्यक्ति जो है उसी के ये सद्वा चिन्ह है। आपको इसे ध्यान रखना है। तो उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथ ही। मनोरथ मात्र से नहीं, मन की कल्पनाओं से नहीं। कहते हैं कि न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही निश्चय ही सुप्तस्य सिंहस्य। सोए हुए सिंह के, शेर जो होता है, सिंह जो होता है वो जंगल का राजा होता है और वो ये सोच ले कि मैं तो राजा हूं, और हरिण स्वयं में उछल के आएंगे और मुझे कहेंगे राजन अपना मुख खोलिए, उद्घाटित कीजिए, मैं आपके मुख में प्रविष्ट होना चाहता हूं, आप अपने क्षुधा को शांत कर लें। यदि शेर ऐसा सोचेगा तो ये उसकी गलती है। शेर तो जंगल का राजा होता है, लेकिन फिर भी उठ करके उसको उद्योग करना पड़ता है। तभी कवि कहता है कि ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति। सोए हुए सिंह के न प्रविशन्ति, नहीं प्रवेश करते किसमें, मुख में। मृगहा, हरिण जो है वो स्वयं में आकर के उसके मुख में प्रविष्ट नहीं होते हैं। इसका ये तात्पर्य था। आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। चलिए साथियों,
हम बात करेंगे आज की कक्षा की शिक्षण विधियों की और शुरुआत करता हूं आज की कक्षा की। हमने पाठशाला विधि की बात करी थी और पाठशाला विधि के बाद में आज हम लोग बात करने वाले हैं व्याकरण अनुवाद विधि। आपको ध्यान रखना है कि जो परंपरागत जो विधियां, जिसको प्राचीन विधियां जो हमने कही, उसमें दो महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली पाठशाला विधि थी जिसके बारे में, हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्कार, हमने कल बात करी थी और आज हम बात करने वाले हैं व्याकरण अनुवाद विधि। एक आप लोग ये ध्यान रखिएगा, बहुत धैर्य से आप लोगों को पढ़ना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊं उसके बाद फिर आपको जीवन में कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो, ये मेरा लक्ष्य है। मैं इसमें कितना सफल होऊंगा, जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आप लोग देखोगे कि यहां से कितने प्रश्न छपने वाले हैं सीधे के सीधे। तो इस सकारात्मकता के साथ आप पढ़िएगा। 5-6 शिक्षण विधियां हैं साथियों। पाठशाला विधि है, व्याकरण अनुवाद विधि है, पाठ्यपुस्तक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है जिसको निर्बाध विधि, हर्बटीय पंच विधि जो है, आगमन, निगमन और विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, व्याख्या। ये 5-7 जो भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें समय लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें बहुत विस्तार से पढ़ना है, आपको किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए विद्यार्थियों, ये व्याकरण अनुवाद जो विधि है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये जो है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कौन थे? आप लोगों के मन मस्तिष्क में यदि यह है कि ये कोई पाश्चात्य विद्वान थे तो आप भ्रम में हैं। ये भारत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। विद्यार्थियों, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म 1837 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक मालवण गांव था उसके अंदर हुआ। 1837 में इनका जन्म हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मालवण ग्राम में इनका जन्म हुआ और ये जो है ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता जो थे वो एक जिसको हम लिपिक कहते हैं, बाबूजी थे और उनका जो है वहां से स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण हो जाता है तो ये मालवण अर्थात गांव को छोड़ करके शहर में आ जाते हैं और शहर में वहां पर इनको इंग्लिश भाषा पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। वहां से फिर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा आसपास के क्षेत्र से करके, कुछ घर की स्थिति ठीक हुई और ये मुंबई आ गए। मुंबई में जिस कॉलेज से इन्होंने इंग्लिश माध्यम से जो अध्ययन किया था भारतीय स्नातकों में, ये उन प्रथम टोली में सम्मिलित थे। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर संस्कृत साहित्य के पहले भारतीय प्रोफेसर थे। हां, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रोफेसर थे और 1894 में, ये बड़ा देखिएगा मेहनती और परिश्रम व्यक्ति थे। 1894 में जिस विश्वविद्यालय में इन्होंने जो पढ़ाई करी थी, प्रोफेसर रहे, उसी विश्वविद्यालय में 1894 में मुंबई विश्वविद्यालय के ये उप कुलपति भी रहे। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्राच्यवादी विद्वान तो थे ही थे। प्राच्यवादी भारतीय परंपराओं को ये पुनः स्थापित करना चाहते थे। प्राच्यवादी विद्वान थे और उन्हीं के काल में पहला प्राच्यवादी सम्मेलन भारत के अंदर आयोजित हुआ था। साथ ही ये समाज सुधारक भी थे। 1911 में इनको नाइट की उपाधि दी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत में इन्होंने 1885 में जो है जर्मनी के विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी और 1925 में साथियों इनका देहांत हो गया। 1837 से शुरू हुआ सिलसिला 1925 में 88 वर्ष की आयु पर पूर्ण होता है। और हाँ, हम सारे के सारे शिक्षण पढ़ाने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको कहा ना, बिल्कुल शांत होकर के आप सुनते जाइएगा, बस आपका काम यही है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर न केवल इतिहासकार थे अपितु संस्कृत और पाली के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। संस्कृत की वो आरंभिक पुस्तकें थी और ये पुस्तकें अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए, व्यक्तियों के लिए किसी भी संजीवनी से कम नहीं थी। आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो पहली जो पुस्तक थी वो संस्कृत मार्गोपदेशिका थी। 1864 में ये पुस्तक आती है। 32 अध्याय इसमें थे और इसमें क्या क्या था मैंने आगे लिख रखा है, मैं आपको बता दूंगा। तो पहली इनकी पुस्तक जो थी ये बार बार रीट इत्यादि और सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की जो पहली पुस्तक थी वो संस्कृत मार्गोपदेशिका थी। दूसरी जो उनकी पुस्तक जो आती है वो संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका 1868 में आती है। ये 2 पुस्तकें अंग्रेजी से हिंदी सीखने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ा उपहार है। साथ ही इन्होंने कुछ प्राच्य विद्या पर भी पुस्तकें लिखी, लेकिन यहां पर अभी उनका हवाला देना ठीक नहीं है। इन्होंने जब मैकाले पद्धति आती है 1835 में, मैकाले शिक्षा पद्धति जब आती है तो उसका अनुसरण करके
इन्होंने जो है एक पाश्चात्य जो विधियां थी उसके आदर्श पर व्याकरण अनुवाद विधि का प्रचलन किया। आपको यह ध्यान रखना है कि व्याकरण अनुवाद का जो प्रचलन और जो आधारशिला जो रखी गई थी वो पाश्चात्य शिक्षण विधियों को आधार बनाकर इन्होंने बनाया था। इसलिए कई लोगों को लगता है कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर वैदेशिक थे। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हमारे अपने थे, ये समाज सुधारक थे और भारत के ही निवासी थे, बड़े आदमी थे और बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। इन्होंने जो विधि चलाई उसका नाम है व्याकरण अनुवाद विधि। अब यहां पर देखिएगा व्याकरण अनुवाद विधि जो है ये किस प्रकार से, ये दो शब्दों से मिलकर बनती है। एक तो व्याकरण है और दूसरा जो है वो है साहब अनुवाद। व्याकरण क्या होती है आप सभी जानते हैं, व्याकरण के माध्यम से अनुवाद। यहां पर व्याकरण का अनुवाद नहीं है, व्याकरण के माध्यम से अनुवाद सिखाने की जो विधि जो थी उसको हमने व्याकरण अनुवाद पद्धति या व्याकरण अनुवाद विधि कहा। व्याकरण शब्द कैसे बना कैसे नहीं बना इसके बारे में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेनिति व्याकरणम। व्याकरण साधन है भाषा की व्युत्पत्ति में, शब्द की व्युत्पत्ति को बताने वाला व्याकरण साधन है, व्याकरण साध्य नहीं है। आपको यह ध्यान रखिएगा, शब्द का जानना, शब्द को जानना हमारा साध्य है, व्याकरण के माध्यम से हम जानते हैं, इसलिए व्याकरण साधन है। व्याकरण को सीख करके हम क्या सीखते हैं कि अनुवाद सीखते हैं। अनुवाद जो शब्द हैं वो अनु उपसर्ग के साथ में, वद धातु है बोलने अर्थ के साथ में और घय प्रत्यय हैं, तब अनुवाद बनता है। अनुवाद का मतलब है किसी भाषा का, एक भाषा का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना। एक ही भाषा का एक भाषा में कभी अनुवाद नहीं होता है। अनुवाद में आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक भाषा होती है और उस एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद सिखाया जाता है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का ऐसा मानना था कि यहां व्याकरण अनुवाद विधि में दो तरह से अनुवाद किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी प्रथम भाषा है, अर्थात प्रथम भाषा उन्होंने संस्कृत को माना और संस्कृतात आंग्लम प्रति अनुवाद, संस्कृत से आंग्ल की ओर अनुवाद होना चाहिए और फिर आंग्ल भाषा अर्थात इंग्लिश से संस्कृत में अनुवाद होना चाहिए। इस व्याकरण अनुवाद विधि के 4 चरण थे, उसमें 2 चरण यही हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे कि व्याकरण अनुवाद विधि में अनुवाद के कितने तरीके हैं, तो यह ध्यान रखिएगा अनुवाद के 2 तरीके हैं। संस्कृत से पहले संस्कृत से इंग्लिश में किया जाएगा और फिर इंग्लिश से संस्कृत में किया जाएगा। इनकी दोनों पुस्तकों में इस बात की ट्रेनिंग दी गई बार बार इस प्रकार से। जी मेरा जो है अकाउंट नंबर दीजिए, दक्षिणा देना चाहते हैं। मेरी दक्षिणा प्रिय तैमूर का मामा ये है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा जिस दिन आप सक्सेस हो जाएं, उस दिन 9521220234 पर फोन करके मुझे एक बार बता दें, मुझे बहुत खुशी होगी। ये मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के साथ किसी भी तरह से जो कुछ बोलना चाहूं वो आपके हृदय तक प्रविष्ट हो जाए। मां सरस्वती की कृपा से मैं मेरा सामान्य व्यक्ति हूं और सामान्य जितना काम चला सकता हूं उतना काम चल रहा है। मुझे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय तैमूर का मामा। चलिए साथियों, ये प्रवर्तक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। इनके जो समर्थक थे वो वामन शिवराम आप्टे थे। ये कई बार प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। वामन शिवराम आप्टे, वामन शिवराम आप्टे जो है ये भी भारत के विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। और मैं आपको कहूं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं वामन शिवराम आप्टे को स्मरण नहीं करता पिछले 20 वर्ष से। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन्होंने एक शब्दकोश बनाया, संस्कृत हिंदी शब्दकोश। संस्कृत और हिंदी का कोई प्रामाणिक शब्दकोश है। तो मुझे लगता है कि मानवीय मेधा का ये उच्चस्थ शिखर पर बैठा रहने वाला व्यक्ति था। बड़े मेधावी और बड़े उद्योगी व्यक्ति थे और उन्होंने एक 1700 पृष्ठ का एक शब्दकोश तैयार किया। वो हर भारतीय को मार्ग दिखाता है, हर भारतीय को उस संस्कृत शब्द, एकमात्र शब्दकोश है इस दुनिया में जिससे मुझे प्रेम है, वो वामन शिवराम आप्टे का है। व्याकरण अनुवाद विधि का समर्थक जो था वो वामन शिवराम आप्टे थे। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने मैकाले की पाश्चात्य पद्धति को अपना करके, ये ध्यान रखिएगा, ये पाश्चात्य पद्धति को अपना करके तुलनात्मक भाषा विज्ञान और नियमों का समावेश करते हुए इस विधि का प्रवर्तन किया। ये इस विधि के बारे में एक बात थी जो मैंने आपको बता दी। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने मैकाले की पाश्चात्य पद्धति जो थी, क्योंकि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है वो पाश्चात्य पद्धति पर आधारित है।
आज भी बहुत बार ये मांग उठती है भारत में कि हमें मैकाले की शिक्षा पद्धति जो है उससे मुक्त करना चाहिए। खैर वो अलग विषय है, कभी और बात करेंगे। तो मैकाले की जो 1835 में आती है, ध्यान रखना, मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उस पद्धति को अनुसरण करके तुलनात्मक भाषा विज्ञान और नियमों का समावेश किया। तुलनात्मक भाषा विज्ञान किस प्रकार से तुलना हो सकती है, और एक नई विधि बना दी जिसमें दो शब्द है, पहला व्याकरण है और दूसरा अनुवाद है। व्याकरण अनुवाद के माध्यम से साहित्य सिखाना इस विधि का लक्ष्य था, लेकिन इस विधि का जो प्रधान लक्ष्य जो था वो व्याकरण सिखाना था। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का यह कहना था कि कोई भी विद्यार्थी यदि व्याकरण सीख जाता है तो वो व्याकरण सीख जाता है, अनुवाद सीख जाता है, तो गद्य पद्य नाटक इत्यादि के प्रति उस बालक की स्वयं में रुचि हो जाती है। इस प्रकार इनका मानना था। हमारे यहां पर यह भी माना गया है कि हमारे जो 6 वेदांग है उन 6 वेदांगों में व्याकरण एक वेदांग है, और कहा गया है शिक्षा व्याकरणम मुखम। शिक्षा व्याकरणम जो है वेद के अंग जो है वो वेदांग जो है उसका मुख है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के जो अंग है उनमें सभी अंगों में मुख प्रधान है, उसी प्रकार से व्याकरण प्रधान अंग है। व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण को मुख कहा गया है वेद रूपी पुरुष का। तो व्याकरण जो सीख जाता है वो सब कुछ सीख जाता है, और ये सत्य है। कहीं ना कहीं मैं इस विधि का पोषक हूं, क्योंकि मां सरस्वती की कृपा से मुझे पहले व्याकरण का ही ज्ञान हुआ था, और व्याकरण का ज्ञान जब हुआ उसके बाद में ये कड़ियां जो थी वो स्वतः खुलती चली गई। चलिए साथियों, आगे हम बात करेंगे इस विधि के बारे में। तो आगे देखिएगा, व्याकरण एवं अनुवाद के माध्यम से पठन पाठन। ये हिंदी में यदि आपसे प्रश्न कर ले कि व्याकरण एवं अनुवाद के माध्यम से पठन पाठन किस विधि से होता है, तो व्याकरण अनुवाद विधि से होता है। केवल व्याकरण तथा अनुवाद, इसमें केवल व्याकरण और अनुवाद, इसमें साहित्य की उपेक्षा की गई, अपेक्षा नहीं की गई। यह ध्यान रखिएगा, साहित्य को दूसरे दर्जे पर रखा गया, व्याकरण को प्रथम दर्जे पर रखा गया। व्याकरण अथवा अनुवाद प्रक्रिया सिखा दो, कहते हैं कि व्याकरण और अनुवाद की प्रक्रिया सिखा दो और संस्कृत साहित्य का अध्ययन बालक स्वतः कर लेगा। स्क्रीन शॉट लेते रहे, मैं थोड़ा दूर दूर हटता जाऊंगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है। केवल व्याकरण और अनुवाद प्रक्रिया सिखा दो, संस्कृत साहित्य का अध्ययन बालक स्वतः कर लेगा। कौन सी विधि का लक्षण है, तो व्याकरण अनुवाद विधि का लक्षण है। आगे बात करता हूं। सबसे बड़ी बात यह थी, मैंने अभी बताई कि 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका, 1864 और 1868 में। इन 2 पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि मेरी जो पुस्तकें हैं उन्होंने उसमें एक पाठ्यक्रम दिया था। मार्गोपदेशिका, मार्ग स्वयं उपदेश करेगी, शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। संतान जो शब्द है संस्कृत में पुल्लिंग है, सम उपसर्ग है, तन विस्तार करने वाली अर्थ वाली धातु है, और घय प्रत्यय है। संतान पुल्लिंग है, संतानः संस्कृत भाषायाम संतानः पुल्लिंग अस्ति, परंतु हिंदी भाषा में संतान शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में प्रयुक्त होता है। कदाचित संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखूं, हिंदी में व्यवहार की दृष्टि से देखूं तो संतान शब्द स्त्रीलिंग है, यह आपको ध्यान रखिएगा। हाँ, आप बिल्कुल टेलीग्राम पर मैसेज कैसे डालते हो कोई, देखो ऐसा है कि मैं टेलीग्राम जो है साथियों कभी कभी उसको ओपन करता हूं, वहां पर मैं आपको अवसर देता हूं। इन दिनों थोड़ा सा मैं बहुत व्यस्त हूं, कुछ पुस्तक लेखन आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो वहां से जैसे ही मेरा समय मिलता है मुझे, मैं उत्तर आपको जो है वहां पर देता हूं। चलिए साथियों, उसमें गुरु के बिना भी शिक्षण संभव था, और स्वतंत्र शिक्षण की पोषक विधि कौन सी है, बात ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र शिक्षण की पोषक विधि कौन सी है, तो व्याकरण अनुवाद विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि में सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पुस्तकों को पढ़ लो, और ये 2 पुस्तकें आपका स्वयं मार्ग दिखाएगी। शिक्षक की वहां पर आवश्यकता नहीं है, और शिक्षक की उपेक्षा की गई, यह ध्यान रखिएगा। हम सभी जानते हैं कि यह प्राचीन और परंपरागत विधि है, जिसे हम अमनोवैज्ञानिक कहते हैं, यह ध्यान रखिएगा। लेकिन इस विधि का सहयोग हमें बहुत मिलता है। साथियों, इस विधि में सरल से कठिन की ओर जाते हैं। पहले सरल चीजों को पढ़ाया जाता है। मैंने आपको बताया कि संस्कृत मार्गोपदेशिका जो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की जो पुस्तक थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने वर्णमाला दी है। वर्णमाला के बाद में उन्होंने समास, संधि और सर्वनाम, इस प्रकार से पाठ्यक्रम को व्यवस्थित किया है। तो पहले सरल विषय पढ़ाए जाए और सरल विषय सिखाए जाए, और सरल विषय से कठिन विषय की तरफ लेकर के जाना चाहिए। यह शिक्षण का एक सूत्र भी है। हमें यह ध्यान रखना है कि सरल विषय जो है जब पढ़ा दिया जाता है तो वो जात हो जाते हैं, और ये जात से अजात की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सारा का सारा जो है
आगमन पद्धति में होता है। यह ध्यान रखिएगा, शिक्षण की जो है दो पद्धतियां, व्याकरण शिक्षण की दो महत्वपूर्ण पद्धतियां, आगमन पद्धति और निगमन पद्धति। आगमन पद्धति जो है उसमें पहले उदाहरण दिया जाता है और उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ा जाता है। हम जानते हैं कि उदाहरण जो है वो सरल होता है और नियम जो है कठिन होता है। उदाहरण सामने रखा जाता है इसलिए जात होता है और जात से अजात की तरफ बढ़ा जाता है। इस विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है। स्थूल कैसे, किस प्रकार से? जैसे मैंने आपको एक वस्तु दिखाई और मैंने कहा एषः कः, ये क्या है? तो आप लोगों का उत्तर होगा ये स्थूल थी और मैं कहूंगा एषा लेखनी, एषा लेखनी अर्थात ये लेखनी है। तो यहां पर पहले स्थूल वस्तु का प्रदर्शन किया जाता है, या जब मैं भाषा में कहूं तो विवरणात्मक जो कार्य है, वर्णनात्मक जो कार्य है वह स्थूल है और जो भावात्मक कार्य है वो सूक्ष्म है। पहले विवरण और फिर सूक्ष्म की तरफ इस व्याकरण अनुवाद विधि शिक्षण पढ़ा जाता है। ये सरल से कठिन, जात से अजात और स्थूल से सूक्ष्म, ये तीनों आगमन पद्धति के लक्षण हैं। ये शिक्षण सूत्र भी है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि मनोविज्ञान से विज्ञान की तरफ बढ़ना, केवल मन का विज्ञान जानना पर्याप्त नहीं है, विशिष्ट ज्ञान की तरफ बढ़ना। पहले जो है उस पढ़ने के तरीके को जब आप सीख लेते हो तब विज्ञान की तरफ आप बढ़ते हो। सर संस्कृत की, हिंदी की उपसर्ग वाली क्लास में डाल चुका हूं, 2 या 3 उपसर्ग की कक्षा है, उसको पढ़ लो और यहां से फिर बाहर कोई नहीं होगा। बिल्कुल उदाहरण, हाँ, और देखो आगमन जो पद्धति है उसमें उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, पहले उदाहरण फिर नियम। और निगमन जो है उसमें जो है पहले नियम दिया जाता है फिर उदाहरण बताया जाता है। आगमन जो है उसमें विशेष से सामान्य की तरफ जाते हैं, निगमन जो है उसमें सामान्य से विशेष की तरफ जाते हैं। आगमन और निगमन ये जो पढ़ाऊंगा मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अपितु न केवल रीट के लिए, यदि कोई सेकंड ग्रेड इत्यादि का विद्यार्थी भी ये इस कक्षा का श्रवण कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आप लोग इसको कक्षा को भूल के भी अपने साथियों के साथ साझा नहीं करें, ये ध्यान रखिएगा। लाइक भी मत कीजिएगा क्योंकि ये आप लोग स्वयं जानते हैं ऐसा करना अपराध है। चलिएगा, आइए आगे चलता हूं और बात करता हूं कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी। तो पहली पुस्तक इनकी 1864 में आती है। पुस्तक का नाम था मार्गोपदेशिका। जिस प्रकार से, ऐसे ध्यान रखना है कि मार्ग का उपदेश स्वयं पुस्तक कर रही है, मार्ग का जो उपदेश है वो स्वयं जो है पुस्तक कर रही है, इसलिए मार्गोपदेशिका, मार्ग का उपदेश करने वाली मार्गोपदेशिका। और इसका प्रकाशन जो है 1864 में होता है। मैंने आपको कहा था कि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म जो है 1837 में होता है और इनकी जो पुस्तक आती है वो 1864 में आती है। और इस पुस्तक में अब संस्कृत थोड़ी सी लिखी हुई है, डरना मत, हिंदी वालों में आपके साथ हूं। हिंदी और संस्कृत में कोई आगे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इतनी आश्वस्ति आपको देता हूं कि फिर उसके बाद में हिंदी और संस्कृत की मैं प्रश्नमाला जब कराऊंगा तो हिंदी शिक्षण विधियों की अलग करा दूंगा, संस्कृत की अलग करा दूंगा। लेकिन यहां पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण दाधीश, तुम्हें भी बहुत सारा प्यार। महेश कुमार, हाँ, लाइक और शेयर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग जो है जैसे देखो, जैसे करो वैसे आपकी इच्छा है। पढ़ने वाले जो है, मेरा तो केवल इतना है कि ये अधिक से अधिक जानकारी पहुंच जाए लोगों के पास तो सबको फायदा मिलता है। मैं आपको हमेशा ही आपको कहता हूं। चलिए कोई नहीं, तो बिल्कुल मैं आपकी टेक्निक लेके ही पढ़ाता हूं या पढ़ता हूं। बिल्कुल आप पढ़िएगा। देखिए तकनीक, मेरी तकनीक केवल इतनी सीख है कि नए विषयों को सीखिएगा। हमारा जो ब्रेन है वो इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली यंत्र है और ये सत्य है। इसमें जितना आप अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, श्रद्धा के साथ करोगे, खोपड़ी पे भरोसा रखिएगा, इसमें इतनी चीजें आ सकती है, हजारों लाइब्रेरी में जितनी चीजें आ सकती है उतनी चीजें मानव के मस्तिष्क में आ सकती है। सवाल यह है कि हमें इस पर, हमारे मस्तिष्क पर श्रद्धा कितनी है। तो जितना आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो। हमारी मस्तिष्क की एक कार्य प्रणाली है और इसके सेल्स, इसकी नस नाड़ियां डैमेज हो जाती हैं यदि आप इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए इसको आप नए काम में लगाइएगा। कभी योग सीखिएगा, कभी दौड़ना सीखिए, कभी शिक्षण विधियां सीखिए, कभी व्याकरण सीखिए और अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लगातार विकास आप करते जाओगे तो निश्चित रूप से आपका मस्तिष्क आपके लिए सबसे अच्छा मित्र है, यह मैं कह सकता हूं। चलिएगा, बिल्कुल, हाँ, रीट वालों को बिल्कुल जो है हम सच में नहीं बताएंगे। रीट वालों को गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बिल्कुल, आप, मेरी बहुत शुभकामनाएं। ये बर्तन साफ करते करते क्या वाली बात है, वापस लिख दीजिएगा।
राइका ब्रोदर्स, जी जी बिल्कुल, मजाक तो देखिए जरूरी है, चलिए कोई नहीं, तो मुझे चलिए, तो इस मार्गोपदेशिका पुस्तक जो है, वापस विषय पे लौट आते हैं। देखिएगा मैं बातूनी बहुत ज्यादा हूं, तो इसलिए आप विषय पे मुझे रखो, ये ज्यादा जरूरी है। चलो, पुस्तकें जो है मार्गोपदेशिका 1864 में आती है। अब संस्कृत लिखी हुई है, पुस्तक अस्मिन, अर्थात इस पुस्तक में आदव, आदव का अर्थ होता है पहले, आदव अर्थात पहले, आदव अर्थात पहले, जैसे हरि का सप्तमी विभक्ति एक वचन हरव बनता है, वैसे आदव वर्णमाला दत्ता। सबसे बड़ी बात है कि इस मार्गोपदेशिका जो पुस्तक है उसमें वर्णमाला दत्ता। कई बार बड़ा दुर्भाग्य होता है और रीट इत्यादि परीक्षाओं में केवल यही पूछ लिया जाता है कि कौन सी विधि प्राचीन है, कौन सी नवीन है और कौन सा नवीनतम उपागम है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रश्न पत्र ईश्वर से प्रार्थना करो कि जितना कठिन आएगा उतना ही आपको जो है, बिल्कुल श्याम सुंदर शर्मा, उतना ही जो है आपको फायदा होने वाला है। जो विद्यार्थी पढ़ता है, मैं आपसे सदैव कहता हूं, ईश्वर से कठिनता मांगिए, सरलता नहीं। सरलता मृत्यु की तरफ लेके जाती है, कठिनता जीवन की तरफ लेके जाती है। अपने आप में साहस पैदा करें और इस प्रकार से अपने आप को डिजाइन करें कि इस धरती पर आपको कोई हिला नहीं सकता, आपके लक्ष्य से आपको कोई भटका नहीं सकता। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू रियल टॉपिक। अत्र द्वात्रिंशत् अर्थात 32 संख्या का पाठा संति। कहीं कहीं पर 31 दिए हुए हैं, लेकिन 31 मानक नहीं है, 32 पाठ है इस मार्गोपदेशिका पुस्तक। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की जो पुस्तक है 1864 में आती है। और साथियों यहां पर देखिएगा, इस पुस्तक में अंते पद्य गद्य भागः अपि सन्ति, अर्थात व्याकरण के साथ में अंत में गद्य और पद्य भाग भी दिया हुआ है। संस्कृतात आंग्लम, यह ध्यान रखिएगा, अनुवाद के 2 तरीके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मोस्ट है। व्याकरण अनुवाद पद्धति में अनुवाद के 2 तरीके बताए गए। जो हम अपनी भाषा, पहली भाषा जो हमारी भाषा है, अर्थात जो हम भाषा जानते हैं उससे नहीं जानने वाली, अर्थात जिसको आप सीखना चाहते हैं उसमें आपको अनुवाद सीखना चाहिए। तो पहले संस्कृत हम जानते हैं, और संस्कृतात आंग्लम, संस्कृत से आंग्ल के प्रति। यथा अहम एकम वाक्यम वदामि, जैसे अहम वदामि यद मम नाम कृष्ण रामः, मेरा नाम कृष्ण राम है, तो इसको आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठामि, ये मैंने संस्कृत से बोला और संस्कृत से फिर आंग्ल में आपको ट्रांसलेट करना है। रामः प्रतिदिनम मंदिरम गच्छति, तत्र गत्वा ईश्वरस्य अर्चनाम करोति, पूजाम करोति, एकम वाक्यम अस्ति, और अस्य वाक्यस्य आंग्ल भाषायाम अनुवादः प्रथमं तावत् करणीयम्। अनन्तरम आम संस्कृतम अतीव सरलम, अहम वारं वारं वदामि, अहम शब्देन वदामि, मैं कसम खा के बोलता हूं। संस्कृतम अतीव सरलम, अस्माकं मनसि केवलम भयम 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 अस्ति, केवलम भयम अस्ति, यत् संस्कृतम कठिनम, संस्कृतम कठिनम। वस्तुतः संस्कृतम अतीव सरलम, और अस्माकं मनसि एवं भयम भवति, यत् संस्कृत सिंहः, संस्कृत शेर है, अस्मान् खादिष्यति, अतः वयम संस्कृतात् दूरम धावाम, संस्कृत से हम दूर दौड़ते हैं, अस्य आवश्यकता नास्ति। अस्तु, चलामः अग्रे। तो ये 2 तरह के अनुवाद थे। दूसरी इनकी पुस्तक जो आती है साथियों, वो थी संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। इस पुस्तक का प्रकाशन मार्च 1868 में होता है, और इस पुस्तक में 26 पाठ हैं। अत्र षड्विंशति संख्यकाः पाठाः सन्ति, अर्थात अस्मिन् पुस्तके 26 पाठ हैं। पिंसी गुजर, क्या हो गया बेटा? तो चलिए, हाँ बिल्कुल, हाँ, तो यहां पर इस पुस्तक में 26 पाठ हैं, और प्रत्येकस्य पाठस्य अन्ते, प्रत्येक पाठ के अंत में उदाहरण वाक्यानि, सबसे पहले उदाहरण वाक्य दिए हुए, ध्यान रखिएगा, फिर पदावली, जो कठिन पद है उनको, और दत्तानी, पदावली च दत्तानी, उसके बाद में पदावली दी गई है। अनुबंध रूपे अन्य विषयाः प्रदत्ता, थोड़ा ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूं, अनुबंध का मतलब है उसके बाद में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक जो है अनुबंध के रूप में भी वहां पर उपस्थापित किया गया है। प्रकाश डांगी उत्थान में उपसर्ग पूछ रहे हैं। उत्थान शब्द का संधिच्छेद होता है उद और स्थान। उद में जो द आया है उसका त हो जाता है, और स्थान का जो स है उसका जो है संस्कृत समझ में नहीं आती। बिल्कुल बेटा, देखो ऐसा है कि भाषा केन माध्यमेन, भाषा किससे आती है बताओ? भाषण से आती है। 1 मिनट बात करता हूं। भाषा भाषणेन आयाति, प्रिंसी कौन पूछ रही थी? भाषा जो है वो भाषण से आती है, ध्यान रखिएगा।
यावत शक्यम तावत भाषणम करो तू, ये ध्यान रखिएगा, जितना शक्य है उतना भाषण कीजिएगा। जैसे रोना रोने से आता है, हंसना हंसने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है, करना करने से आता है, सीखना सीखने से आता है, वैसे ही भाषा भाषण से आती है, पुस्तक पढ़ने से भाषा नहीं आती। इसलिए नवीन शिक्षण विधियां यही तो कह रही है, करके सिखाओ, क्रियाशीलता में लानी चाहिए आपको इस तरह से। चलो, ये दोनों पुस्तकों के बारे में बात कर ली। व्याकरण अनुवाद रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की जो विधि है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये यहां से सीधा प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में मैं कहीं भूल नहीं जाऊं, अलग नहीं हटता हूं, बहुत सारे विद्यार्थी डांटते रहते हैं। अस्य विधेः चत्वारः सोपानानि सन्ति, इसके 4 सोपान हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसके 4 सोपान कौन कौन से हैं। पहली बात तो है व्याकरण पाठ, पहली बात इसके 4 सोपान, ये जो विधि है ये 4 तरीकों से समझ में आती है, 4 तरीकों से इसे हम समझा सकते हैं। बिल्कुल, हां, प्रकाश डांगी, MP सुमन, बिल्कुल, पुष्पा पाल, बहुत सारे बच्चे, चलिएगा, हां, अपने जितने हैं उतना ही बहुत है, मैंने आपको कहा है कि लाइक वाइक नहीं करना है। चलो, व्याकरण पाठ जो है वो पहले आता है, और अत्र संस्कृत व्याकरण से सोदाहरणम व्याख्या अभ्यास च दत्ता, इस विधि में व्याकरण पाठ पहले सिखाया जाता है और फिर संस्कृत व्याकरण का उदाहरण सहित व्याख्या और अभ्यास कराया जाता है। फिर दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये अनुवाद के 2 तरीके हैं, संस्कृतात् आंग्लम प्रति, संस्कृत से अंग्रेजी में, और आंग्लात् संस्कृतम प्रति अनुवाद का अभ्यास कराया जाता है, इंग्लिश से संस्कृत में। फिर चौथी बात शब्दकोश जो है उसमें आए हुए पाठ में जो शब्दकोश हैं, उस शब्दकोश में जो है बिल्कुल जितेंद्र कुमार बेटा नमस्ते, तो शब्दकोश जो है उसमें अनुवाद का अभ्यास, शब्दकोश क्या करता है, यावत पर्यंतम अस्माकं मनसि, जब तक हमारे मन में शब्दकोशः न भवति तावत वयम अभ्यासम कर्तुम अनुवादम कर्तुम नैव शक्नुमः वयम सर्वे एव जानीमः। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी जब हम बोलते हैं तब ऐसा क्यों होता है, हिंदी में क्या हम सोच सोच के बोलते हैं कि मैं बाजार जा रहा हूं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। क्या हम सोचते हैं कि इसके बाद में कौन सा कर्ता क्रिया होगी? संस्कृत में जब बोलते हैं, संस्कृत में समस्या क्या होती है साहब, शब्दकोश नहीं है हमारा, इसलिए शब्दकोश का वर्धन कैसे होता है? अपने आसपास इस प्रकार का वातावरण बनाइए, अच्छे लोगों की संगति में बैठिए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, मां सरस्वती की उपासना कीजिएगा। बिल्कुल, व्याकरण अनुवाद और अनुवाद विधि में, हां, व्याकरण अनुवाद और अनुवाद विधि, हरि की कलम पूछ रहा है, अनुवाद विधि अलग बात है, व्याकरण विधि तो एक पर्टिकुलर विधि है बेटा, अनुवाद विधि तो किसी में भी हो सकती है, किसी भाषा का किसी में अनुवाद करना, लेकिन व्याकरण अनुवाद में ये फिक्स है, ये ध्यान रखना, ये फिक्स है, 2 ही तरह के अनुवाद होंगे, 2 ही तरह के अनुवाद होंगे। मैंने आपको कहा था 2 पुस्तकें जो इनकी आई थी, ये पुस्तकें इंग्लिश से हिंदी सीखने वाले, इंग्लिश जो माध्यम के जो लोग थे वो हिंदी सीखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। चलिए आगे चलता हूं, इसके गुण कौन कौन से हैं? व्याकरण अनुवाद विधि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की जो विधि है उसके गुण कौन कौन से? साथियों, स्वतंत्र अध्ययन संस्कृत ज्ञानम प्राप्यते, संस्कृत देख के डरना मत, मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूं, यही हिंदी में है कि संस्कृत अध्ययन के द्वारा संस्कृत ज्ञान प्राप्त होता है, ये इसके गुण है। संस्कृत अध्ययन, संस्कृत के अध्ययन के माध्यम से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, अंडरलाइन कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि प्रारंभिक स्तरीय छात्राणाम कृते विधिर अयम अनुकूलः पर्याप्तस्य। ये जो व्याकरण अनुवाद विधि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की है, ये प्रारंभिक स्तर के, हम जानते हैं प्रारंभिक स्तर, हम जानते हैं ना, 1 से 5, फिर 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर होता है, फिर 9 से 10 जो है माध्यमिक स्तर होता है, और 11 से 12 जो है उच्च माध्यमिक होता है, और प्रारंभिक शिक्षा जो है उसका आपसे कोई पूछ ले तो वो 1 से 8 होती है। प्रारंभिक शिक्षा जो है वो 1 से 8 होती है। बर्तन में साफ करते, ओहो जीवनी जैन, बिल्कुल बर्तन साफ करते करते वीडियो देख रही हूं, हां कोई नहीं, आप कैसे भी देखें, लेकिन मुझे लगता है कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए, अभी बर्तन छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिएगा। हां, बहुत ज्यादा आवश्यक है तो वो भी साथ साथ में करते जाइएगा, लेकिन आपका ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि मन जिस इंद्रिय के साथ होता है उस इंद्रिय से संबंधित ज्ञान ही हमें उस समय होता है। यदि मन बर्तनों में लगा है बेटा तो फिर आप इधर शिक्षण विधियां नहीं देख पाओगे। चलो कोई नहीं, फिर भी आप प्रणम्य हैं, आगे चलता हूं। और फिर कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर के छात्रों के लिए यह व्याकरण अनुवाद पद्धति जो है महत्वपूर्ण है। अल्पे समय संस्कृत भाषा या अभ्यास, अल्प समय, कम समय में भी व्याकरण अनुवाद विधि के माध्यम से संस्कृत भाषा का अभ्यास हो जाता है। आगे चलता हूं, वैज्ञानिक प्रक्रिया
प्रक्रिया शिक्षण सूत्राणाम माध्यमेन व्याकरण नियमानाम सुव्यवस्थित वर्गीकृताश्च। हिंदी अनुवाद बता दूंगा, डरना मत। वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से, और जो शिक्षण सूत्र, जो हमने जितने भी शिक्षण सूत्र जो पढ़े थे, 10-11 जो शिक्षण सूत्र पढ़े थे, उन शिक्षण सूत्रों को माध्यम से, शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कैसे शिक्षण सूत्र अपने हम ये पढ़ा, सरल से कठिन, जात से अजात, विश्लेषण से संश्लेषण, मूर्त से अमूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, ये सारे के सारे शिक्षण सूत्र हैं जी। तो इनके माध्यम से व्याकरण नियम जो है, इन सूत्रों के माध्यम से व्याकरण के नियम सुव्यवस्थित वर्गीकृत किए गए होते हैं इस व्याकरण अनुवाद पद्धति में। साथियों, इसमें कंठस्थीकरण से आवश्यकता नास्ति, कंठस्थीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करके सीखो, वारम 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 यदि वयम अनुवाद से अभ्यासम कुर्मः, यदि हम अनुवाद का अभ्यास करेंगे तो स्वयमेव संस्कृतम आयाति, स्वयमेव संस्कृत आएगी। दूसरी बात, गुरु हो आवश्यकता नास्ति, यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत मार्ग उपदेशिका खुद ही मार्ग बताने वाली है जी। चलिएगा आगे चलता हूं। और पुस्तक द्वयम च अध्येतु स्वयं पंथानम प्रदर्शयति, इसका मतलब यह है पुस्तक द्वयम, 2 पुस्तकें थी, मार्गोपदेशिका, संस्कृत मंदिरांतः प्रवेशिका। इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से अध्येतु अर्थात अध्ययन करने वाले को ये दोनों पुस्तकें जो है स्वयं पंथानम, स्वयं ही रास्ता प्रदर्शयति, पुस्तकें स्वयं ही रास्ता दिखाती है। लेकिन ये 2 ही पुस्तकों की बात कर रहे हैं यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। हां, करके सीखा जाता है। ये परिष्कृत विधि है, क्योंकि ये शिक्षण सूत्रों के माध्यम से चलने वाली है, जात से अजात, सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म और मनोविज्ञान से विज्ञान की तरफ, इसलिए जो है परिष्कृत विधि है। स्वल्प व्यय, हालांकि ये जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये अमनोवैज्ञानिक और परंपरागत और प्राचीन विधि है। क्यों है, आगे बात करेंगे। स्वल्प व्यय, कम व्यय में भाषा अभ्यास भवति, नहीं तो किसी बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ती है, नहीं गुरुजी की आवश्यकता पड़ती है। कहा जाता है कि इसमें इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से आप जो है संस्कृत को सीख सकते हो। आगे बात करता हूं साथियों, इसके दोष कौन कौन से? भाषायाः महत्वपूर्ण अंगानाम उपेक्षा भवति, ये इसका सबसे बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि केवल व्याकरण अध्ययन जो है वो निरस है। व्याकरण में बौद्धिकता की मांग होती है, वहां पर रसास्वादन नहीं होता। जब तक हम पद्य शिक्षण नहीं करते, जब तक हम कविताएं नहीं पढ़ते, कहानियां नहीं पढ़ते, नाटक नहीं करते, तो जो है वहां तब तक जो है हमें ध्यान रखिएगा जो है उपेक्षा हो जाती है। इसलिए भाषा के जो व्याकरण को छोड़कर के अन्य जो अंग है उनकी इस विधि में उपेक्षा हो जाती है। कैसे? उच्चारण मौखिक अभ्यास। पहली बात तो उच्चारण कौन कराएगा? जब तक गुरु नहीं होगा तो उच्चारण सामर्थ्य नहीं आएगा। पुस्तक तो आपको स्वयं नहीं बताएगी कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, अ को कंठ से बोलो। हम अ और ए, देखो ये है अ, ये है ए, हम इसको बोलते हैं ए आ। तो पहले से शुरुआत से ही हमारी गलतियां यहां पर हो जाती हैं। तो पुस्तक तो उच्चारण सिखाती नहीं है। राकेश बिश्नोई कह रहे हैं पीडीएफ नहीं आई है। मैं पीडीएफ डाल चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, आप देख लें ज्वाइन यदि आप हैं वहां पर। तो महिया पाठशाला और डॉक्टर के.आर. महिया, ये 2 टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं डाल चुका हूं जी। बिल्कुल प्रकाश वर्मा, ऐसा ही होने वाला है। अभी रुको, अभी तो केवल शुरुआत हुई है। बिल्कुल आपका भय पूरा निकाल दूंगा। इसमें उच्चारण की उपेक्षा हो जाती है। इसके दोष से ध्यान रखना। मौखिक कार्यम न भवति, मौखिक कार्यम हो ही नहीं सकता, नहीं तो वाचन होता है, केवल पठन होता है ना। और रसास्वादन न भवति, नहीं तो मौखिक कार्य होता है न रसास्वादन होता है। और केवल व्याकरण से अध्ययनेन, केवल व्याकरण के अध्ययन अध्यापन से पठन पाठनम नीरसम भवति, जिसमें कोई रस नहीं आता। और जब तक व्यक्ति को रस नहीं आता किसी बात में, पढ़ने का आनंद भी नहीं आता। सरसम स्यात् अध्ययनम, सरस रस युक्तम स्यात् अध्ययनम तदैव वयम पठाम, तभी हम पढ़ सकते हैं, अन्यथा नैव। रुचि विहीना च भवति, ये इसके सबसे बड़े दोष है। और दूसरी बात, चलो आगे बात करेंगे। पाठानाम वर्गीकरणे समग्रता नास्ति, ये इस विधि का यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी बात है, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, ये दोनों जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी, मार्गोपदेशिका और संस्कृत मंदिरांत प्रवेशिका, ये जो है साथियों ये पाठानाम वर्गीकरण, इन दोनों पुस्तकों में पाठों के वर्गीकरण की समग्रता नहीं है। समग्रता कैसे नहीं है कि जैसे सारे के सारे जो सर्वेशाम समासानाम एकत्र एव समावेश, सारे के सारे जो समास है उनको एक जगह दे दिया गया, और उसके बाद में संधि को भी एक जगह जो है सहमित कर दिया गया। अंत में जो है इन्होंने
सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि अंत में इन्होंने सर्वनाम दिया, जबकि सर्वनाम बालक को पहले सिखाना चाहिए। अरे पहले संज्ञा सिखाओगे तब सर्वनाम सीखेगा ना। तो पहले यदि आपने समाज सिखाना शुरू कर दिया तो बच्चों में बच्चे जो हैं आप में भूत नजर आएंगे। इसलिए आप शिक्षक बनने वाले हैं, सबसे पहले सरल, फिर कठिन, फिर सरल, फिर कठिन, पहले जात फिर अज्ञात, आगे जो है हर्बटीय पंचपदी जिसमें आप लेसन निर्माण करते हो, आप सब तो बीएड हो खैर, तो वहां पर उस तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और कविताया रसास्वादन बहु विरलह अवसर, इस व्याकरण अनुवाद विधि में कविता की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गई है। गद्य पद्य पाठ पर्याप्त सामग्री न दत्ता, और गद्य और पद्य पाठों के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं दी गई, ये इसके दोष थे। आइए साथियों आगे हम बात करेंगे। ये हमारी जो विधि थी, ये जो है व्याकरण अनुवाद विधि यहां पर समाप्त हो गई है। नए साथी जो आए हैं वो अब जो हैं उनके लिए अवसर है। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं दूसरी विधि, अर्थात भाषा शिक्षण की। ये जो है तीसरी विधि हम पढ़ रहे हैं। पाठशाला पढ़ चुके हैं हम, व्याकरण अनुवाद हम पढ़ चुके हैं, और व्याकरण अनुवाद के बाद में अब हम बात करने वाले हैं पाठ्य पुस्तक विधि। यदि मैं कहूं कि भाषा शिक्षण की आजकल सर्वाधिक लोकप्रिय विधि कौन सी है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि की बात नहीं कर रहा हूं, सर्वाधिक लोकप्रिय विधि यदि आपसे कोई पूछे भाषा शिक्षण की, ध्यान रखना, किसी गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। यदि भाषा शिक्षण की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि की यदि मैं बात करूं तो पाठ्य पुस्तक विधि है। पूरे भारतवर्ष में इस विधि का अनुसरण किया जाता है। माध्यमिक स्तर तो इस विधि को आधार बना करके ही, ये ध्यान रखिएगा प्रश्न आता है, माध्यमिक स्तर तो इसी विधि अर्थात पाठ्य पुस्तक खुद कह रही है पाठ्य पुस्तक विधि, कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मैं नई हूं सर, बिल्कुल जो है सारे नए हैं बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां पर केवल एक ही पुराना व्यक्ति है और वो है डॉक्टर के.आर. मैया, बाकी सब नए हैं। चलिएगा, तो बात करता हूं पाठ्य पुस्तक विधि की। मैं बात कर रहा हूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह कहना है कि पाठ्य पुस्तक विधि जो है वो आधार विधि है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ध्यान रखना ये आधार विधि है। हां, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के फिर तरीके कौन कौन से हो सकते हैं वो अलग हो सकते हैं, इसके बारे में मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा। लेकिन ये जो है आपको एक श्लोक मैंने आपके सम्मुख रखा है, और इस श्लोक को आप लोग, समास नहीं पढ़े पहले ये तो पढ़ भाई, कौन रोशनी मेघवाल, बेटा पहले इसको पढ़ लो। मैं समास भी पढ़ाऊंगा, संधि भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ हिंदी में तो पढ़ा चुका हूं समास और संधि, संस्कृत में नहीं पढ़ाया हूं। मैंने कहा ना मैं तो एक ही हूं ना, और बहुत सारे काम हैं, महाविद्यालय में प्रोफेसर हूं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम, बहुत सारे जो है मस्तिष्क पर चीजें ले रखी है। किसी को मना करता नहीं हूं तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। पुस्तक लेखन भी कर रहा हूं, समय मेरे पास भी उतना ही है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको ये संपूर्ण कराने वाला हूं। चलिए साथियों, पाठ्य पुस्तक विधि शुरू कर रहा हूं। जितने लोग जुड़े हुए हैं ये ध्यान रखिएगा, यहां से सारे लोग बहुत ध्यानस्थ होकर के सुनिएगा। पाठ्य पुस्तक विधि में मैं बहुत नई नई चीजें आपको देने वाला हूं, और इसको यदि आपने पढ़ लिया तो इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने को नहीं आवश्यकता होगी। देखो क्या कह रहे हैं, कथोपदेश संयुक्त रुचि ज्ञान वर्धक। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन है इस श्लोक में। कथोपदेश संयुक्त रुचि ज्ञान वर्धक, पाठ्य ग्रंथ इति जेयः कल्पना शक्ति पोषक। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, कथाएं होनी चाहिए उसमें, जैसे हितोपदेश है, बहुत सारी कथाओं के माध्यम से क्या किया गया है, उपदेश है, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, बहुत सारी पुस्तकें, या कोई भी पुस्तक जो है। अरे श्याम सुंदर, वाह वाह, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बिल्कुल। चलिए साथियों, मतलब शिक्षक भी इस कक्षा को देख रहे हैं, ये आनंदित विषय। तो कथाओं के माध्यम से उपदेश दिया जाना चाहिए, ये पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, जिसमें कथाएं हो, जिसमें उपदेश संयुक्त हो, जिसमें कथाओं के माध्यम से उपदेश। आपने कहीं हितोपदेश पढ़ा है तो उसमें काक की कथा है, कूर्म की कथा है, कच्छप की कथा है, सर्प नेवले की कथा है, कपोत की कथा है, बहुत सारी कथाओं के माध्यम से मनुष्य को उपदेश दिया जाता है, बालक को सरल से समझ में आता है। आजकल तो टीवी उसको उपदेश देती है, पुस्तकें उसको उपदेश नहीं देती हैं। बिल्कुल चलेगा बेटा, मेरी हिंदी और संस्कृत की 3-4 किताबें बाद में बात कर लेंगे। हिंदी बृहद व्याकरण कोश है, हिंदी व्याकरण माला है, भाषा साहित्य का अद्यतन इतिहास है, काव्य शास्त्र है, और अभी एक पुस्तक और नई आ रही है, और संस्कृत की भी पुस्तक देने वाला हूं। तो ये रुचि, तो ये कथा उपदेश से संयुक्त होनी चाहिए। रुचि ज्ञान वर्धक, पुस्तकम कीदृशम, जिसमें रुचि लगे। सबसे बड़ी बात है निरस नहीं होनी चाहिए, और रुचि और ज्ञान को वर्धक कराने वाली होती है। पाठ्य ग्रंथ इति जेयः,
पाठ्य ग्रंथ उसको कहना चाहिए, पाठ्य पुस्तक उसको कहना चाहिए। कल्पना शक्ति पोषक, जिससे कल्पना शक्ति का पोषण होता है, कल्पना शक्ति जो है जिससे वर्धित होती है, वो पाठ्य पुस्तक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर कहते हैं सरलम सुंदरम चैव मनोरंजन पूर्वकम, सरलम सुंदरम चैव मनोरंजन पूर्वकम, शील निर्माण संयुक्त पाठ्य पुस्तकम ईरितम, शील निर्माण संयुक्त पाठ्य पुस्तकम ईरितम। पाठ्य पुस्तक किसे कहा गया है? ईरितम पाठ्य पुस्तकम कहा गया है। किसको? जो सरल हो। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि संसार ने नहीं, संसार की पूरी गाथा है कि जो लोग सरल थे, चाहे वो व्यक्तित्व से थे, भाषा से थे, अपने कामों से थे, सबसे ज्यादा उनको पसंद किया गया। ये ध्यान रखिएगा, जो धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति था संसार में, उसी को पसंद किया गया। तो सरलम होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक क्या नहीं होनी चाहिए? सरलम पुस्तकम। फिर सुंदर होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है सुंदर भी होनी चाहिए। भाई सुंदर चीज बिकती है, सबसे बड़ी ध्यान रखो। बिल्कुल जो है शब्द रूपी समस्या को रोजाना केवल एक शब्द रूप सोते समय चिंतन मत करते हुए सोए, सुबह उठते ही मनन करें। बिल्कुल आर्ट स्टडी आप बहुत जो है अच्छी बात बता रहे हैं। खम्मा गणी कंकु, बिल्कुल बेटा। चलो, तो यहां पर कहते हैं सरलम पुस्तक सरल होनी चाहिए और सुंदर भी होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे बाह्य आवरण की। चैव और मनोरंजन पूर्वकम। अरे कोई बालक क्यों पढ़ेगा, उसमें मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन तो साहित्य का, काव्य का लक्ष्य है, उद्देश्य है, प्रयोजन है। इसलिए उस पुस्तक के माध्यम से सरल भी हो, सुंदर भी हो और मनोरंजन भी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, शील निर्माण। शील कहते हैं चरित्र को। जो पुस्तकें इस समाज में, इस व्यक्ति में किसी चरित्र का आधान करती है, चरित्र की जो शिक्षा देती हैं, वह शील निर्माण संयुक्त होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकम ईरितम, उसको हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर पाठ्य पुस्तक के बाह्य लक्षण कौन कौन से हैं? पाठ्य पुस्तक विधि हमारी प्रवर्तित हो रही है। चलिए साथियों, पाठ्य पुस्तक से मुख्य चित्रम रुचि उत्पादकम। पाठ्य पुस्तक का जो मुख्य चित्र होता है, जो कवर पेज होता है, वो जो है रुचि उत्पादन वाला, देखते ही जो है समझ में आना चाहिए। और प्रभावपूर्णम च स्यात्, प्रभावपूर्ण होना चाहिए। और पाठ्य पुस्तकम आकर्षकम च भवेत्, जो आपके मन को खींच लेती है। कई बार होता है ना, हम पाठ्य पुस्तक का जो आवरण देखते हैं, उसी से हम जो है उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। आगे बात करता हूं। मुख्य चित्रम पाठ्य विषय संबद्ध भवति चेत वरम। देखो, इस प्रकार का राइट रॉन्ग स्टेटमेंट में कई बार प्रश्न आते हैं पाठ्य पुस्तक के विषय में, ध्यान रखिएगा। मुख्य चित्रम पाठ्य विषय संबद्धम भवति। जो कवर पेज जो है, वो पाठ्य, जो जैसी आपकी जो पुस्तक जिस विषय की है, उसको आधार को, उसको कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल देवाराम, नमस्ते बेटा। फिर कहते हैं पुस्तकस्य मूल्यम यथाशक्ति न्यूनम स्यात्। ये क्यों लिखा है? क्योंकि आपसे पूछ ले कि पुस्तकस्य मूल्यम न्यूनम स्यात्, तो कहीं हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए क्यों न्यून क्यों होना चाहिए। तो वास्तविकता यह है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो न्यून होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के बारे में बातें थी, आगे बात करते हैं। साथियों, इस विधि का सर्वप्रथम प्रवर्तन जो है करने वाले जो व्यक्ति जो थे, उनका नाम था कमेनियस। कमेनियस, इस प्रकार ये ध्यान रखेगा। इस विधि का सर्वप्रथम प्रवर्तन जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो किया, वो कमेनियस था। कमेनियस था। और दूसरी बात, इस पाठ्य पुस्तक विधि का सर्वप्रथम किस भाषा में प्रयोग किया गया? यदि आपसे कोई यह पूछ ले तो यह अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। यह प्रश्न अंडरलाइन करके सुने, नीचे वाला मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें कि भारत में इस विधि के जो प्रबल समर्थक माने जाते हैं, बिल्कुल नमस्ते सभी को, भारत में जो है प्रबल समर्थक माने जाते हैं, वो हैं प्रोफेसर वेस्टमोदे। आप देखो, ऐसे ध्यान रखना है कि बुक जो है वो बेस्ट होती है, बुक जो है वो बेस्ट होती है, तो इसका नाम वेस्ट है। भारत में प्रबल समर्थक, ये रीट के योग्य प्रश्न है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में प्रबल समर्थक प्रोफेसर वेस्टमोदे। आगे चलते हैं। शिक्षण का केंद्र जो है पाठ्य पुस्तक विधि में केवल पाठ्य पुस्तक ही होता है। पाठ्य पुस्तक ही एक तरह से पाठशाला है, इसी को आधार बनाकर परीक्षाएं होती हैं। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक लक्ष्यों की संपूर्ति में केवल और केवल पुस्तक ही माध्यम होती है। पाठ्य पुस्तक विधि में भाषा और वैज्ञानिक विषयों के शिक्षण को सीखने की सबसे लोकप्रिय विधि है। ये ऐसे कैसे प्रश्न छपता है, ध्यान रखिएगा कि भाषा और वैज्ञानिक विषयों के शिक्षण की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है, यदि आपसे पूछा जाए तो पाठ्य पुस्तक विधि है। चारों कौशलों का विकास, श्रवणम भाषणम वदनम लेखनम,
पठनम लेखनम, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम, ये जो चारों कौशल जो हैं ग्रहण और अभिव्यक्ति से जुड़े हुए, इन चारों कौशलों का विकास, ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी शिक्षण विधि ऐसी नहीं है जिसमें चारों कौशलों का विकास नहीं होता हो। हाँ, ये इसका पहला लक्ष्य होता है। हाँ, परंपरागत को छोड़ देना, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सुग्गा विधि, हाँ राम अवतार पूछ रहे हैं। सुग्गा, ये तोता रटंत वाली विधि। सुग्गा तोते को कहते हैं, तोता जैसे रटते हैं ना, तोते को बार बार बुलाओ, तोता बोल राम राम राम, तोता राम बोलता है। लेकिन राम का अर्थ क्या होता है? रमनता अस्मिन योगिना इति सह राम, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं, जो सुंदर लगता है, रम धातु से बनता है, जिसमें मन रम जाता है, वह राम है। ये तोता नहीं जानता, ये सुग्गा नहीं जानता, इसलिए इसका नाम सुग्गा विधि है। ये ध्यान रखिएगा, तोता विधि। साथियों, माध्यमिक चारों कौशलों का विकास होता है। माध्यमिक स्तर के शिक्षण का आधार है ये, मोस्ट कर लो। माध्यमिक स्तर के शिक्षण का आधार, क्योंकि आगे जो जब हाई एंड कॉलेजेस इत्यादि में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां पर तो फ्री स्टाइल में बच्चे आते हैं, बैग भी नहीं होता है। कई बार हम कह तो देते हैं कि भैया पुस्तकें लेके आओ, लेकिन उनको बड़ा मुक्ति मिल जाती है 12th के बाद में। अब तो हम कॉलेज में आ गए हैं, लो वेस्ट जींस पहनना है और टी शर्ट में आना है, और वहां पर पढ़ने का काम समाप्त हो जाता है। खैर, ये वर्तमान शिक्षा पद्धति का सच है, जो आप सब लोग जानते हो। और जो इसको 3 साल 5 साल का जो कॉलेज का जो लाइफ है, उसको ठीक ढंग से जी लेता है। कम्युनिकस या कम्युनिकस, देखो नाम में क्या होता है, CO है वहां पर, तो कम्युनिकस या कम्युनिकस, ये नियस जो है, दोनों नाम हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर दोनों नाम ये इस तरह से नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन साथी पूछ रहा था? तू पढ़ विधि, बिल्कुल। हाँ, अनिल शर्मा, बिल्कुल, तू पढ़ विधि जो है वो यही है। तो ध्यान रखिए साथियों। आगे चलता हूं। साथियों, पाठ्य पुस्तक विधि जो है वो शिक्षक और शिष्य दोनों की मार्ग निर्देशिका होती है। दोनों को, शिक्षक के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। शिक्षक भी जाते ही सबसे पहले क्या करता है? खोलो पुस्तक, लाओ पुस्तक। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। हाँ, प्रियंका वर्मा, चलो, शिक्षालय बंद थे, शिक्षा की ज्योति जलाए रखी, बिल्कुल। हाँ साथियों, ये जो मेरा चैनल जो है, ये यदि कोरोना नहीं होता तो मैं कदाचित नहीं आता। लेकिन कोरोना ने एक काम किया कि मैं पढ़ने पढ़ाने वाला व्यक्ति हूं, मेरा मन नहीं लगता था, तो घर से ही मैंने कक्षाएं शुरू कर दी थी, और आप लोगों का प्रेम और स्नेह मिला, खैर, तो वहां तक चलो कोई बात नहीं। तो इसमें शिक्षक और शिष्य दोनों की मार्ग निर्देशिका थी, और इसमें पुस्तक में स्वोद्देश्य शिक्षण होता है। स्वोद्देश्य कैसे? हमें पता है ना कि देखो, जुलाई में स्कूल खुलेगी तो सितंबर तक क्या करना है, सितंबर में फिर जो है दिसंबर तक क्या करना है, और दिसंबर से फिर मार्च तक क्या करना है। एक बिल्कुल उद्देश्य होता है। ये इतना पाठ होता है, पहली परीक्षा में ये आएगा, दूसरी में ये आएगा, तीसरी में ये आएगा, फाइनल में ये आएगा, और पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी अंततोगत्वा मूल्यांकन होता है। साथियों, इसमें जो पाठ्य पुस्तक जो विधि है, इसका ये बड़ा गुण है कि इसमें नियोजित अध्ययन होता है। सब कुछ पहले नियोजित कर दिया जाता है, पुस्तक में क्रमबद्ध होता है। मैंने आपको पहले जो है शिक्षण सिद्धांत जब पढ़ाए थे, ये बात पढ़ा चुका हूं। आगे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं। व्यवस्थित और सुसंगठित शिक्षण कार्य होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और परीक्षा मूल्यांकन का आधार जो है पाठ्य पुस्तक होता है, बिल्कुल उद्देश्य निहित होता है। अमनोवैज्ञानिक विधि है। राहुल सेन, क्या ये मनोवैज्ञानिक विधि है या अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। साथियों, ये मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक दोनों है, ये ध्यान रखिएगा। ये दोनों है, एकमात्र विधि है जिसमें मनोविज्ञान भी है। बालक कभी सक्रिय भी होता है, लेकिन कभी निष्क्रिय भी हो जाता है, इसलिए इसको अमनोवैज्ञानिक माना जाता है। शिक्षण सिद्धांत सारे के सारे इसमें फॉलो नहीं होते हैं। करके सिखाओ वाला सिद्धांत कहीं ना कहीं थोड़ा गौण हो जाता है, इसलिए पाठ्य पुस्तक विधि मनोवैज्ञानिक, हालांकि ये आंशिक अमनोवैज्ञानिक है, यदि ये कहूं तो ज्यादा उचित है। और ये आंशिक अमनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है, कोरोना ने बहुत सारे काम ठीक कर दिए। तो साथियों, परीक्षा का मूल्यांकन का आधार होता है। यार यहीं पे रहो, थोड़ा सा बातों में मत लगाओ। पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? एक भाषा की पुस्तक का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आंग्ल भाषा हो, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, ये चलिए बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए? बिल्कुल खैमाराम, आपको प्रणाम स्वीकार करता हूं। सबसे पहले वर्णमाला, ऐसे नहीं कि सबसे पहले जो है बड़े बड़े वाक्य लिख दिए। और ये ध्यान रखना, अरे शिक्षक वो होता है जो धीरे से एक शिष्य के हृदय में घुसता है, और जैसे बड़े से बड़े ताले को छोटी सी चाबी खोल जाती है, उसमें कितने हथौड़े मार दो, ताला मुंह बिगाड़ लेगा, वो खुलेगा नहीं, टूट जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो खुलेगा नहीं। और एक चाबी अंदर जाती है, बड़े प्रेम से उसको जो है वो खोल देती है। शिक्षक का वही काम है, वो चाबी का काम करता है। वो ताला बड़ा होता है, वो धीरे से एक शिष्य के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब प्रवेश हो गया।
और फिर वो उसको उसके सारे जो घटपट जो हैं वो सारे खोल देते हैं। तभी तो कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों गुरु कहा गया? चलिएगा साथियों, पहले वर्णमाला फिर लघु लघु पदानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक विधि का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? वर्णमाला होनी चाहिए, लघु लघु पद होने चाहिए, सरल वाक्य होने चाहिए, उसके बाद में परिच्छेद अनुच्छेद बाद में आना चाहिए, पहले नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। पहले छोटे वाक्य, फिर सरल वाक्य, फिर बड़े वाक्य, बड़े वाक्यों से मिलकर परिच्छेद, और फिर उनका प्रयोग और अभ्यास कैसे हो सकता है, ये इसका जो है पाठ्य पुस्तक विधि का वो होता है अध्ययन। साथियों ये कुछ और बातें हैं पाठ्य पुस्तक अंतर्गत। पाठानाम मातृभाषायाम अनुवाद, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पहली बात जो लिखी हुई है मातृभाषाम अनुवाद, देखो जो प्रत्यक्ष विधि है, यह ध्यान रखना, जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें मातृभाषा का परित्याग किया जाता है। मातृभाषा को प्रत्यक्ष विधि में नहीं अपनाया जाता। पाठ्य पुस्तक विधि में मातृभाषा में भाषायाम अनुवाद भवति, पाठ्य पुस्तक विधि में मातृभाषा में अनुवाद होता है। प्रत्यक्ष विधि में तो जो मातृभाषा को बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाता है। यदि संस्कृत को सिखाना है तो संस्कृत के माध्यम से ही सिखाना है, वहां पर अनुवाद नहीं किया जाएगा प्रत्यक्ष विधि में। लेकिन इसके बाद इसमें जो है मातृभाषायाम अनुवाद भवति, यह इसकी एक विशेषता हो सकती है। कठिनानाम शब्दानाम अर्था पाठ्यन्ते, शिक्षक क्या करता है? कठिन कठिन शब्दों का अर्थ जो है पढ़ाता है। लेकिन अब शिक्षक भी जो है उसके योग्य होना चाहिए। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बिल्कुल भाषा संसर्ग विधि अलग है। अव्याकृति विधि जो है उसको भाषा संसर्ग विधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगमन 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 का अरस्तु है, और निगमन जो विधि है उसका प्लेटो है। प्लेटो के बाद में और भी, हालांकि हमारे जो महर्षि पतंजलि वे जिन्होंने महाभाष्य लिखा, उन्होंने निगमन विधि के आधार पर महाभाष्य लिखा था। ये हम बात करूंगा, मैं आगमन और निगमन इस प्रकार की समझा दूंगा, जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, ध्यान रखिएगा। चलो, कठिन शब्दों का अर्थ होता है अस्मिन विधौ, इस विधि में अध्ययने अध्ययन केंद्रम पाठ भवति, अध्ययन केंद्र कौन होता है? यदि आपसे पूछ ले पाठ्य पुस्तक विधि में अध्ययन केंद्र कौन होता है, तो पाठ ही अध्ययन केंद्र होता है। नूतना नाम कठिना नाम व पदानाम व्याख्याया अवसरे मातृभाषा एवं आश्रियेत। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं संस्कृत वालों? ध्यान दो, ये इसी लाइन आ जाए कि नूतन शब्द, कठिन शब्द और पदों की व्याख्या का अवसर पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, आश्रय लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, उद्बोधन विधि भी बताइएगा, आज ही बता दूं। पहले ये पढ़ लो बेटा, डिजिटल जोन, बिल्कुल हाँ पहले इसको पढ़ लो। सारी विधियां जो है मैं पढ़ाने वाला हूं, मातृभाषा में आश्रित होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके गुण कौन कौन से हैं। तो संस्कृत अध्यापक द्वारा आदर्श वाचनम क्रियते, एक तो ये बार बार हमेशा ही हम कहते हैं कि शिक्षक आदर्श वाचन करता है। फिर अनुकरण वाचनम कहा करोति, तो अनुकरण वाचन जो है वो शिष्य करता है, अनुकरण वाचन शिष्य करता है। बिल्कुल राकेश शेरा, मैं बिल्कुल आप जैसे भी कोई नहीं है, आप लोग मुझे बहुत जो है प्रेम करते हो। तो साथियों, संस्कृत अध्यापक द्वारा आदर्श वाचनम क्रियते और छात्रई अनुवाचनम, पाठ्य पुस्तक विधि में शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व है। देखो इस सृष्टि पर, इस धरा पर यदि आप आए हैं तो उच्चारण आपका साधु होना चाहिए। यह सबसे 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 बड़ी बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। आदर्श यदि आप जैसा बोलो, आपके छात्र उसी प्रकार का बोलने वाले हैं। इसलिए भ्रष्ट उच्चारण यदि है आपका तो आपको सुधार कर लेना चाहिए। आपके सामने खड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं भेड़ बकरी चरा करके, मैं आपको बहुत बार कहता हूं, वही मेरा संस्कार था, वही मेरी संस्कृति थी, वही मेरी परंपरा थी। लेकिन मैंने वही बात है, जाना अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जान की अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो सारे के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। वारम 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 अभ्यासेन अभ्यासम कृतम, बार 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 मैंने अभ्यास किया तो मुझे लगता है कि उच्चारण अब ठीक हो गया है। तो साथियों, संस्कृत अध्यापक आदर्श वाचन करता है, छात्र अनुवाचन करता है। सुस्वर वाचनम भवति, मौन वाचनम भवति, मौन वाचन के भी कई प्रकार हैं, आगे बात करने वाले हैं। और क्रियते इति कृत्वा उच्चारण सामर्थ्यम, सबसे बड़ी बात पाठ्य पुस्तक में उच्चारण सामर्थ्य भी, लेखन सामर्थ्य भी, पठन सामर्थ्य भी सम्यक भवति, ये ध्यान रखिएगा। तो शब्दावली नाम ग्रहणम सुकरम भवति, शब्दावलियों का ग्रहण, क्योंकि लिखी हुई चीज है ना। हमारे यहां राजस्थान में कहा जाता है ना, 100 बके एक लिखे, 100 बके हुए लोग जो हैं और एक लिखे हुए जो हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। तो शब्दावली नाम ग्रहणम सुकरम भवति, संस्कृत शिक्षणे पाठ्य पुस्तकम साधन रूपेण उपयोज्य, महत्वपूर्ण बात है। संस्कृत शिक्षणे अर्थात भाषा शिक्षणे, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन रूपेण उपयुज्यते, साधन रूप में प्रयुक्त की जाती है। और ये इसका गुण है पाठ्य पुस्तक विधि का, और यही इसका दोष भी है
क्योंकि दोष देने वाले लोग यह कहते हैं, दोष क्या है कि इस विधि में पाठ्य पुस्तक साध्य हो जाती है, जबकि वास्तव में संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक किस रूप में होती है? साधन रूप में आनी चाहिए। लेकिन इस विधि में कुछ लोग कहते हैं कि पुस्तक ही साध्य बन जाती है, पुस्तक ही भगवान बन जाती है, और जो सर्वम यत्किमपि अस्ति पुस्तकम, बारंबारम 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 जो कुछ भी पुस्तक में लिखा गया है तस्य स्मरणम स्यात्, उसका स्मरण होना चाहिए, वही अध्ययन है, वही अध्यापन है, वही भगवान, इसलिए साध्य बन जाती है पुस्तक। ये इसका दोष भी है। लेकिन ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि संस्कृत कोई भी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होती है? साध्य कभी नहीं होती है, साधन होती है। ध्यान रखना, अब आगे नहीं बताऊंगा। पाठ्यक्रम नियमित रूपेण भवति, पाठ्यक्रम हमेशा होता है, और सबसे बड़ी बात है सर्वत्र समरूपता दृश्यते, हमेशा सब जगह है समरूपता दृश्यते। आगे बात करते हैं दोष कौन कौन से हो सकते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि के दोष जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। संस्कृत शिक्षणम सर्वम केवलम पाठ्य पुस्तक आधारितम भवति, संस्कृत शिक्षण या कोई भी जो शिक्षण है वो पाठ्य पुस्तक, यदि मैं हिंदी में बात करूंगा तो हिंदी शिक्षण जो है वो केवल पाठ्य पुस्तक आधारित हो जाएगा। इंग्लिश में बात करूंगा क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो सर्वत्र है और सबसे पहले इंग्लिश से शुरुआत होती है। मैंने आपको कहा अध्यापकस्य प्राधान्यम अधिकम भवति, नवीन शिक्षा नीति, नवीन उपागम कहता है कि शिक्षक जो है वो केवल मार्गदर्शक है, वो केवल एक रास्ता दिखाने वाला है, उसका 10% योगदान होना चाहिए, 90% योगदान जो है एक्टिविटी जो है क्रियाशीलता छात्र की होनी चाहिए। यह नवीन शिक्षा उपागम की सबसे बड़ी बात है। लेकिन इसमें अध्यापक का प्राधान्य हो जाता है और छात्राणाम कार्यम न्यूनम, क्योंकि छात्र कई बार जो है गुरुजी पुस्तक पढ़ाते रहते हैं ना, क्या करते हैं आप सब जानते हैं, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं है। छात्रा निष्क्रिया भवंती, दिखाने में तो वो एक्टिव लगेंगे लेकिन उनके ध्यान में, मन मस्तिष्क में कोई और ही चीज होगी, जब तक क्रियाशील नहीं होगा छात्र निष्क्रिय होंगे। इसलिए ये विधि जो है अमनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखिएगा, अमनोवैज्ञानिक है, लेकिन शिक्षण सूत्रों को आधार बनाती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक भी है। ये मनोविज्ञान और अमनोविज्ञान दोनों विधियों को जोड़ने में सेतु का काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। तो छात्रा निष्क्रिय भवन्ति तेन कारणेन पाठानाम पठने रुचि न भवति, पाठों के पढ़ने में रुचि नहीं होती है। और इसका सबसे बड़ा दोष ये हो जाता है कि अस्मिन पद्धतौ, इस पद्धति में जो है पाठ्य पुस्तकम साध्यम भवति, पाठ्य पुस्तक जो है वो साध्य हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करता हूं। राकेश बिश्नोई, बिल्कुल मेरा भी बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस आप पढ़िए और बहुत अच्छे शिक्षक बने। इस समाज को, इस देश को मैं क्या दे सकता हूं, मेरे परिवार को मैं क्या दे सकता हूं, क्या मैं जीवन में कर सकता हूं, ये जो है बिल्कुल आप जैसे हमें मिल जाए तो बड़े बड़े कोचिंग संस्थाएं, देखो मेरा किसी को बंद कराने का लक्ष्य नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मुझे मेरी लाइन जो है उसको देखना है कि कैसे किस तरह से होगा, आपको इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। वस्तुतः मेरे हृदय में केवल और केवल सबके प्रति प्रेम ही है। नाटक मुझे करने पड़ते हैं, क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि एक शिक्षक हूं, जब तक मैं नाटक नहीं करूंगा तो आप लोग सीखोगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वास्तविक स्वभाव जो है वो केवल और केवल जो है, मैं आपको कई बार कहता हूं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और साथियों ये ध्यान रखिएगा, हम सब में हैं, सब हम में है, हमारा कोई शत्रु नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इस संसार में जो कुछ भी है वो सारे के सारे मित्र ही हैं, सबके लिए अच्छा कीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जो चीज आपके पास नहीं है, जो चीज जीवन में आपके पास नहीं है, उस चीज को उन लोगों के लिए मांगिए ईश्वर से, स्वयं के लिए नहीं, जो चीज दूसरों के पास भी नहीं है। जब आप दूसरों के लिए मांगते हो, ईश्वर आपको स्वयं के लिए देता है। लेकिन हमारी दृष्टि केवल और केवल आत्ममुखी हो जाती है। हमें लगता है ईश्वर आप मन से शुभकामना दीजिए, केवल ऐसे नहीं, शब्दों से नहीं, हृदय से शुभकामना दीजिए, इस सृष्टि में पूरा मंगल ही मंगल हो। अरे हम तो उस आदर्श के लोग हैं जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी की पूरी वसुधा ही कुटुंब है, हम दो और हमारे दो। ये नवीन उपागम है, ये नवीन अवधारणा है, हमारी अवधारणा ये नहीं थी। हमारी तो ये पूरी की पूरी सृष्टि है। यार मैं आप लोगों को नहीं जानता ना, आप लोग जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जब यहां पर आता हूं तो आप लोगों को, अभी 1.5 घंटे से मैं आपके साथ हूं, क्या मैं रुका हूं? क्या मैं थका हूं? क्या मैंने 1% भी कहीं मेरे लिए सोचा है? बिल्कुल नहीं। मेरा केवल और केवल जब मैं यहां आता हूं, मेरा लक्ष्य होता है कि मेरा जो युवा वर्ग है वो अधिकाधिक जो है सफल हो जीवन में, सुंदर बने उनका जीवन, मंगलदायक बने उनका जीवन, और इस सृष्टि पर कहीं मेरा योगदान हो सकता है। ये मेरा सबसे बड़ा भाग्य है। आज की कक्षा की शुरुआत करता हूं और मेरा लक्ष्य इस कक्षा का केवल और केवल इस विधि को पढ़ाना नहीं, अपितु एक व्यावहारिक रूप से इसका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। हर्बटीय पंचपदी विधि जो है, हम जानते हैं कि दैनिक पाठ योजना जो एक शिक्षक
के लिए प्रारूप है। कोई भी शिक्षक जब अपने शिक्षार्थियों के साथ जाता है, अपने शिष्यों के साथ जाता है, बिल्कुल हाँ एक जैसे ही हैं। और छोटा भाई है बेटा, कौन? विक्रम, विवेक, भारत पूछ रहे हैं, बिल्कुल। तो विद्यार्थियों, दैनिक पाठ योजना किसी भी शिक्षक की एक तरह से मार्गदर्शिका योजना होती है, जिसमें शिक्षक जाने से पहले उसके मन मस्तिष्क में यह चीज होनी चाहिए, आज मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और क्या पढ़ाऊं, किस प्रकार से अधिगम कराऊं कि वो मेरे जो विद्यार्थी हैं, मेरे जो छात्र हैं, उनमें वो ज्ञान स्थायी हो जाए। आप सभी बंधु भगिनी जो हैं वो क्योंकि बीएड हैं और इसमें आपने ये जो है भली भांति जो है इसका उपयोग किया होगा। निश्चित रूप से कोई बहुत नई चीज नहीं है, लेकिन आइए हम बात करते हैं हर्बट ये पंचपदी। पंचपदी का मतलब है 5 है पद जिसमें, द्विगु समास है, 5 है पद जिसमें, और ऐसी विधि जो है किसके द्वारा दी गई? तब कहते हैं कि जॉन फ्रेडरिक हर्बट। जॉन, ये जो नाम जो है वो आंग्ल भाषा का नाम है, इसलिए कुछ लोग इसको जोहान, फिर फ्रेडरिक और फिर हार्बर्ट इस प्रकार से भी कहते हैं, लेकिन इनमें कोई आपको संदेह होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नाम एक ही आने वाला है वहां पर। तो देखिएगा, जॉन फ्रेडरिक हर्बट जो हैं जर्मनी के विद्वान थे, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। विद्यार्थियों, ये जो है सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो ये दार्शनिक थे। पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में हर्बट का एक विशेष स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। मैं आज उसके बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन क्योंकि हमारे लिए ये एक तरह से मनोविज्ञानी और शिक्षा शास्त्री जो हैं उनका उन्होंने काम किया, इनके माध्यम से यूं कह सकते हैं कि पाठ योजना की शुरुआत हुई। और भारत में जो है 1960 तक जो दैनिक पाठ योजना का जो स्वरूप और जो प्रारूप जो हुआ करता था, जो विद्यार्थी जो तैयार करते थे, बीएड करने वाले विद्यार्थी, और आज भी शिक्षक जब क्लास में जाता है, 1960 तक इसी हर्बटीय पंचपदी विधि को आधार बनाकर के पाठ योजना का मसौदा तैयार होता था। 1960 के बाद में एनसीईआरटी ने इसी विधि को एक प्रमुखता से अपनाते हुए उसमें कुछ और भाग जोड़ दिए और 14 अंशों के आधार पर आज का जो शिक्षक है वो पाठ योजना की तैयारी करता है। तो साथियों, ये देखिएगा, सबसे पहले ये शिक्षा दार्शनिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, मनोविज्ञानी थे। ये क्या क्या नहीं थे हम यदि कहें तो ये बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे, जॉन फ्रेडरिक हर्बट। और इनकी जो विधि जो थी वो थी हर्बटीय पंचपदी विधि। आइए इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो था पाठ योजना, और पाठ योजना में इन्होंने जो फोकस किया था वो था दैनिक पाठ योजना। आप सभी साथी जानते हैं कि पाठ योजना की जो शुरुआत है वो गेस्टाल्ट वाद से इसकी शुरुआत मानी जाती है। पाठ योजना की गेस्टाल्ट वाद, जिसे हम समग्रता का सिद्धांत कहते हैं, और उसमें पाठ योजना जो है वो 3 प्रकार की पाठ योजना होती है। आप सभी साथी जानते हैं कि एक होती है वार्षिक पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना का मतलब यह है कि पूरे वर्ष पर्यंत, पूरे सत्र पर्यंत जो कुछ भी पढ़ाया जाना है, जो शिक्षणेतर गतिविधियां हैं, उसका पूरा एक स्वरूप, उसका पूरा एक रेखा चित्र जिस योजना में बनता है वो वार्षिक पाठ योजना है। और वार्षिक पाठ योजना के आधार पर, उनको खंडों के आधार पर जब हम बांटते हैं तब उसका नाम है इकाई पाठ योजना। वार्षिक पाठ योजना के आधार पर ही मॉरिसन जो है, ये वैसे तो अनेक शिक्षाविद थे यहां पर, लेकिन मॉरिसन जो है वो इकाई पाठ योजना को लेकर के और उन्होंने कुछ नए सिद्धांत दिए। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। विद्यार्थियों, वार्षिक पाठ योजना के आधार पर इकाई पाठ योजना का निर्माण होता है। वार्षिक पाठ योजना जो है उसको मैं कह सकता हूं कि ये समग्रता है, जहां पर शिक्षण भी, जहां पर मूल्यांकन भी, जहां पर ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक संपूर्ण उद्देश्यों की वर्ष पर्यंत, सत्र पर्यंत जो भी गतिविधियां जो चलती हैं वो वार्षिक पाठ योजना का हिस्सा होती है। हालांकि एक आदर्श पाठ योजना कैसी होनी चाहिए, उसके कौन कौन से अंग होने चाहिए, वो जब हम पाठ योजना की बात करेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन इससे मैं जोड़ रहा हूं आपको। फिर इकाई पाठ योजना। इकाई पाठ योजना का मतलब यह है कि जो समग्रता जो है उसमें से कुछ अंश को हमने चुन लिया। एक इकाई, इकाई का मतलब ही है एक आई, एक और आई को जब जोड़ते हो, हाँ, मॉरिसन भी है, मॉरिसन भी है, क्योंकि ये इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, इसलिए खैर जो भी नाम आए वो देखिएगा, लेकिन मॉरिसन नाम है इकाई पाठ योजना। और इस इकाई पाठ योजना में क्या है, ये समग्रता में से एक अंश मैंने चुन लिया कि मैं संधि पढ़ाने वाला हूं, मैं समास पढ़ाने वाला हूं, जो भी आपको उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम कोई भी। अब ये जो है संधि जो है वो कितने दिन में संपूर्ण हो जाएगी, क्या क्या इसके अंदर होने वाला है, ये एक इकाई हो गई। और इस इकाई योजना, इकाई पाठ योजना के तहत इसका जो है प्रारूप तैयार होता है।
वार्षिक पाठ योजना के आधार पर इकाई योजना और इकाई योजना के आधार पर जो है वो दैनिक पाठ योजना, ये सबसे सशक्त आधार हो सकता है। किसी भी शिक्षक के पास यदि दैनिक पाठ योजना का एक मजबूत आधार है तो वो निश्चित रूप से उस अधिगम में छात्रों के लिए बहुत सहयोगी हो सकता है। दैनिक पाठ योजना का सीधा संबंध जो है वो हर्बर्ट से। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हर्बर्ट जो है वो इकाई पाठ योजना को अस्वीकार करते हैं, लेकिन इनके दैनिक पाठ योजना जो थी, हर्बर्ट ने आरंभ में जो है 4 चीजें यहां पर बताई थी, सभी लोग जानते हो। स्पष्टता होनी चाहिए, संबद्धता होनी चाहिए, फिर व्यवस्था होनी चाहिए और फिर विधि। तो स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। जी जालाराम बिश्नोई, बिल्कुल आपको नमस्ते बेटा। चलिए, तो विद्यार्थियों ये 3 प्रकार की पाठ योजना थी। उसमें दैनिक पाठ योजना जो थी ये क्या क्या हो सकती है, इसके कौन कौन से सोपान हैं, यही एक तरह से हर्बर्टीय पंचपदी योजना है। आइए बात करते हैं आगे। तो यहां पर देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य हर्बर्टीय योजना या पंचपदी जो योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना। अब क्या है, शिक्षक अपने निर्धारित कालांश में जाने से पूर्व शिक्षण कार्य का जो प्रारूप तैयार करता है, जो मॉडल तैयार करता है। आज मैं जाने के बाद मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाने वाला हूं, ये सारा का सारा जो है इसका एक मुख्य उद्देश्य है, यही पाठ योजना होती है। बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं को निरंतर ग्रहण करते हैं। यदि कब बच्चा जो है वो शिक्षक को आदर्श मानता है और शिक्षक की जो सूचनाएं जो हैं वो व्यवस्थित हैं, क्रमबद्ध हैं, वो ठीक ठाक हैं, तो उनको वो ग्रहण करता है और उस नवीन ज्ञान जो है, उस नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इकाई पाठ योजना से आगे दैनिक पाठ योजना जो आ रही है उसका ये काम है। और नवीन ज्ञान जो है उसको पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, ये इस जो पंचपदी जो योजना है इसका सबसे मुख्य और महत्तम लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, ये 3-4 जो सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि ये अधिगम की क्यों करना चाहिए। नवीन जो ज्ञान है, जो नया आप लोग सिखाने जा रहे हो, उससे पहले सबसे पहले यह है कि पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ दो। नए को पूर्व ज्ञान से जब जोड़ दोगे तो अधिगम क्या होगा? अधिगम एक तो सुगम हो जाएगा, बालक को शीघ्र ग्रहणता होगी और शीघ्र ग्रहणता होने से वो जो उसका ज्ञान जो होगा वो उसके लिए प्रभावी होगा। ये देखिएगा, आगे चलते हैं साथियों। पाठ योजना हेतु ये 4 सोपान है। 4 सोपान कौन से हैं? जो हर्बर्ट ने स्वयं ने दिए। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने जो स्वयं ने जो इस हर्बर्टीय पंचपदी में जो, हालांकि इसको पंचपदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके शिष्य जो थे, जिसको कुछ लोग शीलर, कुछ लोग जीलर कहते हैं। शीलर और जीलर क्योंकि इंग्लिश का फिर वही प्रोनाउंसिएशन वाली बात है, शीतोष्ण जो है वो द्वंद्व है। अभी इसको पढ़ लो रोहित कुमार। स्पष्टता जो थी उसको 2 भागों में बांट दिया था, एक तो प्रस्तावना में और एक प्रस्तुतिकरण में। और फिर उसके बाद में जो है आगे जो है राइन जो आया, जिसको राइन भी कहते हैं, कुछ लोग रॉन कहते हैं, कुछ लोग राइन कहते हैं। तो उन्होंने इसके बीच में एक उद्देश्य और जोड़ दिया था, आगे उसके बारे में बात करने वाले। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है, इस विधि का नाम पंचपदीय है, लेकिन हर्बर्ट ने स्वयं ने इस विधि के 4 ही सोपान दिए हैं, यह आपको ध्यान रखना है। फिर से बोल रहा हूं, इस विधि का नाम पंचपदी जरूर है, लेकिन हर्बर्ट ने पहला दिया था कौन सा? स्पष्टता। दूसरा संबद्धता। संबद्धता और संबद्धता, यह ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते शब्द हैं, संबद्धता। तीसरा जो है वो व्यवस्था और चौथा जो है वो विधि। फिर आगे चल करके जो उनके शिष्य हुए, इनकी शिष्य मंडली ने इनके अलग अलग नाम कर दिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसी रूप में मैं आपको जो है पीडीएफ वहां पर उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जो नए साथी हैं। साथियों, स्पष्टता का मतलब क्या है? स्पष्टता का मतलब है तथ्यों या विषय को स्पष्ट करना। सबसे पहली बात, यदि शिक्षक के मन मस्तिष्क में जो है विषय जो है वो स्पष्ट होगा, जितना स्पष्ट यदि मेरे होगा उतना ही मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा। तो स्पष्टता का मतलब क्या था? हर्बर्ट का ये कहना था कि तथ्य और विषय को स्पष्ट रूप से जो है कक्षा में एक शिक्षक को रखना चाहिए। फिर संबद्धता। संबद्ध का अर्थ होता है जोड़ना और संबंध मिलाना। तो संबद्धता और संबंधता एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। संबद्धता कह दूं या संबंधता कह दूं, नवीन जो ज्ञान है, जो आप नवीन ज्ञान जो दे रहे हो, सिखा रहे हो, उसका पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। यदि आपसे पूछ ले संबंधता का अर्थ क्या है, तो यह है
साथियों ये संबंधता आगे जाकर के तुलना के रूप में बदल गई थी, इसको हमने तुलना बोल दिया था, और व्यवस्था को हमने नियमीकरण और सामान्यीकरण बोल दिया था, और जो विधि जो थी उसको हमने प्रयोग अथवा अभ्यास बोल दिया था। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्पष्टता के दो भाग कर दिए थे, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद में जो राइन जो आए उन्होंने उसके प्रस्तावना के साथ में एक उद्देश्य कथन और जोड़ दिया था। संबद्धता जो थी उसको हमने तुलना, आगे जो है नवीन जो टर्म आया, नवीन जो इसका विकास हुआ इस विधि का, और कोई भी चीज यदि विकास हो रही है, लगातार विकास हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें संभावना है। लेकिन इसका रोड मैप जो तैयार किया था वो हर्बर्ट को इसका श्रेय जाता है। आरंभ में इसमें 4 ही पद थे, स्पष्टता के 2 हो गए, फिर बीच में इसके प्रस्तावना के भी फिर जो है हमने इसके 2 भाग कर दिए, ए और बे, और फिर प्रस्तुतिकरण हो गया। संबद्धता को हमने तुलना का, व्यवस्था को क्या बोला, व्यवस्था का अर्थ था नियमीकरण सामान्यीकरण, नियमीकरण सामान्यीकरण। फिर उसके बाद में विधि जो है उसको हमने आगे जाकर के क्या बोला कि विधि का मतलब है प्रयोग और अभ्यास। हर्बर्ट ने जो ये शब्द दिए थे, आगे जाकर के उनके शिष्यों ने इस प्रकार के अर्थ इसके लगाए, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलता हूं। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था का उनका, हर्बर्ट का आशय क्या था कि क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। क्रमबद्ध रूप से किसको व्यवस्थित करना? जो शिक्षण सामग्री है, जो पाठ्य सामग्री है, जिसको शिक्षक पढ़ाने वाला है, उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना व्यवस्था है। और उस क्रमबद्ध रूप से जब व्यवस्थित करते हैं तो उसके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। नियम क्योंकि सामान्य होते हैं तो नियमीकरण और सामान्यीकरण नए नए नाम दिए गए। और विधि का मतलब क्या है? देखो, बालक द्वारा प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में विधि पूर्वक प्रयोग करना। बालक ने जो कुछ भी ज्ञान सीखा है, वो कहते हैं कि जानम भारा क्रियाम विना। जो बालक ने जो कुछ भी सीखा है उसका, वो जो प्राप्त जो ज्ञान है उसका व्यवहारिक जीवन में विधि पूर्वक जो प्रयोग है साथियों, हर्बर्ट के मत में वो विधि था। आगे आकर के क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कब करेगा बालक? बहुत सीधी सी बात है कि जब उसका वो प्रयोग करना सीखेगा, उसका बार बार वो अभ्यास करेगा, तब जो उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो उसके व्यावहारिक जीवन में घटित होने लगेगा। तो ये जो थी 4 सोपान थे। आगे हम बात करते हैं, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। साथियों उसके शिष्य जो है, मैंने आपको बताया शीलर या जीलर, शीलर या जीलर जो है इनके शिष्य थे, और कहीं शीलर नाम लिखा है, कहीं जीलर नाम लिखा है, और वो उच्चारण के कारण इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। चलिए साथियों, इनके शिष्य जो थे शीलर और जीलर, इन्होंने क्या किया कि ये स्पष्टता जो थी, उनका पहला जो सोपान जो था हर्बर्ट का, शीलर ने उनको क्या किया? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 में बांट दिया। अब ये प्रस्तावना क्या है? एक तरह से भूमिका जिसको हम बोलते हैं, भूमिका जो है वह प्रस्तावना हो गई, और फिर प्रस्तुतिकरण अर्थात ये पाठ का मुख्य अंग होता है। ये ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि हर्बर्टीय पंचपदी में प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना जो है साथियों पाठ का एक तरह से मुख्य अंग है। शिक्षक किस प्रकार से, प्रस्तुतिकरण जो है वो पाठ का मुख्य अंग है, क्योंकि यहीं पर आगे जाकर जब हम प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे, किसी भी शिक्षक द्वारा जो प्रस्तुत किया गया जो विषय है, प्रस्तुतिकरण यदि उसका उत्तम है, तो शिक्षक के द्वारा जो अधिगम कराया जाने वाला है वो बहुत ही जो है सार्थक होगा, और उससे जो उसके विद्यार्थी जो होंगे वो सीख पाएंगे। इसलिए पाठ का मुख्य अंग है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर जो रीन या राउन, कुछ लोग इसका राइन नाम है, ये रीन, रैन या राइन, ये एक ही नाम है, जैसे शीलर और जीलर है। दूसरे शिष्य इनके रीन, राइन या रैन थे। इन्होंने क्या किया? प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, अर्थात ये प्रस्तावना और ये प्रस्तुतिकरण के मध्य क्या जोड़ दिया? उद्देश्य कथन जोड़ दिया। तो हमने क्या किया? स्पष्टता को ए जो है, स्पष्टता का अ भाग जो है वो प्रस्तावना, और ब भाग जो है वो उद्देश्य कथन। और इस उद्देश्य कथन को भी एक तरह से जो है स्वीकार कर लिया गया अन्य लोगों के द्वारा, इसलिए यह भी सार्वभौम हो गया है। आपको यह ध्यान रखना है। यदि अब आपसे कोई पूछे कि स्पष्टता जो है उसके पहला भाग प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण था, फिर प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य राइन ने क्या जोड़ दिया था? उद्देश्य कथन, अर्थात उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो एक तरह से ये शब्द है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए साथियों, क्या पाठ योजना में कौन सा बिंदु किस क्रमांक पर आएगा? इस प्रश्न, यही क्रमांक जो मैं आपको बता रहा हूं ये ध्यान रखिएगा, इसी क्रमांक पर आएगा। पहले प्रस्तावना होगा साथियों, ये ध्यान रखिएगा, और इतना आप विश्वास मुझ पे करते हो। यहां पर मैं आने से पहले मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार हर्बर्ट ने ये कहा था कि शिक्षक को शिक्षार्थी के सामने, विद्यार्थी के सामने जाने से पूर्व उसको ठीक ढंग से अधिगम स्वयं को करना चाहिए,
मैं चाहे किसी भी रूप में कहीं से किसी प्रकार करूं, लेकिन वो सारी चीजें तैयारी करके आता हूं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं है कि उठ करके जो है मैं आप लोगों के सामने पढ़ाने के लिए आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसी प्रकार से जैसे स्पष्टता है, फिर स्पष्टता के बाद में मैंने आपको बताया संबंध, संबद्धता है, फिर व्यवस्था है, फिर विधि है, फिर स्पष्टता के क्या भाग हो गए, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन और प्रस्तुतिकरण हो गया। उद्देश्य कथन किसने जोड़ा था? राइन ने जोड़ा था। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण स्पष्टता के किसने भेद किए थे? तो शिलर या जिलर ने किए थे। तो साथियों, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण के मध्य उद्देश्य कथन जोड़ा। आगे बात करता हूं, यहां पर देखिएगा प्रस्तावना का अर्थ क्या है। प्रस्तावना को हमने फिर दो भागों में बांटा, एक तो पूर्व तैयारी और एक जो है उद्देश्य कथन। पूर्व तैयारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जीवन में देखिए, मैं मेरे जो शिक्षक साथी हैं उनसे भी सदैव कहता हूं कि आप कहीं भी कुछ भी यदि पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के सामने जा रहे हैं, आप कितने भी जानवान हैं, कितने भी आप जो हैं आप में बहुत अधिक ज्ञान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे पहले जरूर एक बार विषय वस्तु को आप देखें। पूर्व तैयारी क्या है, यही प्रस्तावना है। एक छात्र की पूर्व तैयारी क्या है उसको देखो। कब देखोगे? जब आपकी स्वयं की तैयारी होगी, तभी छात्र की जो पूर्व तैयारी है उसको आपको देखना है। प्रस्तावना के दो अंग होंगे। पूर्व तैयारी, छात्र का ज्ञान कितना है, जो छात्र का जो पूर्व ज्ञान, जो संचित ज्ञान जो है वो कितना है, और फिर उद्देश्य कथन अर्थात उस पाठ का उद्देश्य क्या है। फिर उसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण, फिर आता है तुलना अर्थात सहयोग। तुलना और सहयोग, देखो प्रस्तुतिकरण जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। तुलना और सहयोग, हर्बर्ट ने इसका नाम क्या दिया था? संबंध दिया था। कोई साथी पूछ रहा था इसका क्रम क्या है, इसको क्रम को आप इसी रूप में आपको याद करना है। पहले प्रस्तावना आ गया, इसके दो भाग हो गए, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना और सहयोग, जिसको आधुनिक नाम जो तुलना और सहयोग दिया गया। उसके बाद में हर्बर्ट ने उसी को संबंध या संबद्धता नाम इसको दिया था। ये ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछ ले कि हर्बर्ट की संबद्धता या संबंध जो था वो किस में परिणत हो गया, उसको हमने नया नाम क्या दिया, तो तुलना और सहयोग दिया। ये आपको ध्यान रखना है। फिर साथियों, सामान्यीकरण जो है, सामान्यीकरण और नियमीकरण जो है, उसको हर्बर्ट ने क्या नाम दिया था कि व्यवस्था नाम दिया था। आपको इसे ध्यान रखना है। और पांचवां जो था, जिसको हर्बर्ट ने विधि कहा था, इन्होंने प्रयोग और अभ्यास कहा। नए जो आगे जो टर्म गढ़े गए और सार्वभौम रूप से जिनको मान्यता मिली वो ये थे प्रयोग और अभ्यास। हर्बर्ट ने जिसको विधि कहा था उसको प्रयोग और अभ्यास कह दिया। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई थी। स्पष्टता के दो भाग कर दिए थे, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना के बीच में एक उद्देश्य जोड़ दिया। फिर प्रस्तावना को हमने दो भागों में बांट लिया, पूर्व तैयारी और उद्देश्य कथन, फिर प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद में जो है वो तीसरा नंबर जो था वो किसका था? अपना जो है संबद्धता, जिसको हमने तुलना और सहयोग का। चौथा जो था व्यवस्था, जो जिसको हर्बर्ट ने नाम दिया था उसको नियमीकरण या सामान्यीकरण नाम दिया। और पांचवा जो विधि जो था उसको प्रयोग और अभ्यास दिया। इसी रूप से आपको ध्यान रखना है। अब ये प्रस्तावना है क्या, तो ये ध्यान रखो, प्रस्तावना जो है उसको क्या कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो पूर्वानुवर्ती जो पिंड है, किसी भी शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व जो उसका पूर्वानुवर्ती जो पिंड है वही क्या है, बोलो प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है? पूर्व ज्ञान के आधार पर नया सीखने हेतु विद्यार्थी को तैयार करना। आप कक्षा में जाते ही सीधा जो है किसी बिंदु पर बात नहीं करोगे, पहले छात्र को नया सीखने के लिए प्रेरित करो। और प्रस्तावना क्योंकि प्रश्नात्मक होती है, इसमें जो है वो 3 से कम जो है 5 प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 5 से अधिक नहीं पूछ सकते, लेकिन आम तौर पर 5 क्वेश्चन। इसलिए प्रस्तावना जो है ध्यान रखना ये प्रश्नात्मक होती है। और ये 5 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें 4 प्रश्न जो हैं वो पूर्व ज्ञान, जिसको हम संचित ज्ञान कहते हैं, पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में जो पूर्व तैयारी की जो हमने बात कर रहे थे, प्रस्तावना के 2 भाग है, पूर्व तैयारी और उद्देश्य कथन। साथियों, ये जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 4 प्रश्न जो हैं वो पूर्व तैयारी से संबंधित होते हैं। ध्यान रखो, शिक्षक को जाते ही सबसे पहले विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है वो परीक्षण करना चाहिए। जी राइका ब्रोदर्स। और फिर जो 5वां प्रश्न आएगा, ये 5वां प्रश्न क्या होता है, ये समस्यात्मक होता है। और यही समस्यात्मक जो था, जिसको राइन ने उद्देश्य कथन कहा, यह आपको ध्यान रखना है। यह प्रश्न आ जाता है कि 5वां प्रश्न, प्रस्तावना का जो 5वां प्रश्न या अंतिम प्रश्न कैसा होना चाहिए, तो यह समस्यात्मक होना चाहिए। अंतिम प्रश्न आए या 5वां प्रश्न आए, यह समस्यात्मक होना चाहिए। आरंभिक जो प्रश्न होंगे वो पूर्व तैयारी पर आधारित होते हैं। उससे पूर्व ज्ञान जो है, बच्चों में जो संचित ज्ञान है उसका परीक्षण जो किया जाता है। और उसके बाद में जो है 5वां प्रश्न समस्यात्मक होगा, यही उद्देश्य कथन होता है, ये ध्यान रखिएगा।
और प्रस्तावना का अर्थ आपसे कोई पूछे तो ये पूर्वानुवर्ती पिंड है। पूर्व ज्ञान के आधार पर बालक को नया सीखने के लिए प्रेरित करना ही प्रस्तावना होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करता हूं साथियों, उसके बाद में देखिएगा प्रस्तावना क्या है। पाठ पढ़ाने के लिए छात्र को मानसिक रूप से तैयार करना। सबसे पहली बात यह है, जैसे मैं आता हूं, मैं आकर के सबसे पहले जो है आपको कोई श्लोक या कोई एक जो है किसी प्रकार का कोई कोटेशन आपको कहता हूं। ऐसा नहीं कि सीधा ही आइए हर्बट पंचपदी हम पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना का मतलब यह है कि पाठ पढ़ने के लिए जो छात्र जो है उसको मानसिक रूप से तैयार करना। क्योंकि देखिएगा मेरे मन मस्तिष्क में कोई ये प्रस्तावना या इत्यादि नहीं है, लेकिन मैं चूंकि ये सहज और स्वाभाविक रूप से मैं जो सोचता हूं वो ये सोचता हूं कि जब तक मानसिक रूप से मन एकाग्र नहीं होता, जब तक शिक्षक को अपनी सीधी जो है विषय वस्तु को शुरुआत नहीं करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना जो है वो प्रश्नात्मक होती है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। और दूसरी बात, इसको आप जो है लिख लीजिएगा, अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है और यही कथन जो है वो उद्देश्य कथन कहलाता है। और पाठ की सफलता जो है वो प्रस्तावना पर निर्भर करती है। यदि ये चार चीजें आपने कर दी जिसके बारे में मैंने प्रस्तावना के बारे में बताया, तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझे इतना पता है कि आप लोगों ने आज तक जितना पढ़ा है उसमें यह सामग्री आपको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, केवल 5 पद पढ़ना, स्पष्टता, असम्मतता, व्यवस्था, विधि और स्पष्टता के प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, फिर बीच में उद्देश्य कथन, फिर जो है संबंधता को तुलना कह देना, और जो है व्यवस्था को नियमीकरण और सामान्यीकरण कह देना, और विधि को जो है प्रयोग और अभ्यास कह देना। यही हर्बटीय पंचपदी नहीं है। इसको हम किस प्रकार से विस्तार से कर सकते हैं, मैंने ये प्रयास में कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि आपको यहां से बहुत कुछ मिल रहा होगा। हर्बटीय पंचपदी का जो दूसरा जो नाम है साथियों वो है प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण का सीधा सीधा मतलब है विषयोपस्थापन। विषय का जो उपस्थापन जो है वो करना ही जो है प्रस्तुतिकरण है। यह ध्यान रखना, विषय का उपस्थापन, विषय का किसी उपस्थापन, विषय को उठाना। अब जब आपने प्रस्तावना तैयार कर दी, प्रश्न पूछ लिए, पूर्व तैयारी की बात कर ली, उद्देश्य की बात कर ली, उसके बाद में वो जो आपका दैनिक पाठ योजना है उसमें दिमाग में पहले आपको प्रस्तुतिकरण सोचना है, फिर उसको जाकर के फिर आपको अप्लाई करना है। देखिए, सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा गया था कि आप हर मैच में किस प्रकार शतक बना देते हैं। जी, अंजना मालाकार, बिल्कुल, किशनगढ़ कैडी कॉलेज में, आहो, बहुत स्वागत आपका, बहुत पुराने विद्यार्थी हैं आप। साथियों, सचिन तेंदुलकर से यह पूछा गया कि आप हर मैच में किस प्रकार शतक बना लेते हैं, तो उनका जो उत्तर था एक तरह से वो बहुत अच्छा उत्तर था। और वो उन्होंने ये कहा था कि मैं हर दिन मेरे शयन कक्ष में जाने से पहले दूसरा दिन जो होने वाला जो मैच है उसमें शतक बनते हुए देखता हूं, बार बार उसको रिवीजन करता हूं, रिवाइज करता हूं, हर गेंद पर चौका लगा रहा हूं, छक्का लगाने की कोशिश करता हूं, अंत तक डटा रह रहा हूं। और मेरे सामने वाले जितने भी जो मेरे प्रतिपक्षी जो हैं वो मुझे देख करके जो है हैरान है, परेशान है। ये बात मैं बार बार अपने अवचेतन मन में दोहराता हूं। यही तो मनोविज्ञान कह रहा है। अवचेतन मन पर आधारित है हमारा पूरा का पूरा जीवन का जो व्यवहार है वो। और वो अवचेतन मन में इतनी मैंने बार बार जो मैंने ट्यूनिंग करी थी, वह ट्यूनिंग जैसे ही मैं दूसरे दिन मैच में बल्ला पकड़ता हूं और वैसे ही वो जो प्री प्लानिंग जो मेरी थी वो ऑन हो जाती है। वैसे ही एक शिक्षक का दायित्व है कि वो कक्षा में जाने से पहले प्रस्तावना में मैं क्या पूछूंगा, प्रस्तुतिकरण में किस प्रकार दूंगा, विषय उपस्थापन में किस प्रकार करूंगा, ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये प्रस्तुतिकरण का मतलब है विषय का उपस्थापन। साथियों, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। मैं ये क्यों पाठ पढ़ा रहा हूं? देखिए, मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई, मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाया, तो सबसे पहली बात यह है कि जो छात्र मेरे हैं वो जानते हैं कि मैं सबसे पहले जाते ही ये कहता हूं कि भाई ये संज्ञा नहीं होती, मतलब स्पष्ट क्या होना चाहिए उसका उद्देश्य। संज्ञा नहीं होती तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? यदि इस संसार में हमने किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव का नाम न रखा होता तो मौन रहना हमारी नियति बन जाती। छात्र में एक कुतूहल बनता है, कैसे? तो ये जो है स्पष्ट रूप से कोई भी जो आप जो विषय जो पढ़ा रहे हो उसका उद्देश्य जो है स्पष्ट होना चाहिए। फिर उसमें दूसरी बात यह है कि प्रस्तुतिकरण में साथियों दुर्बोध शब्द अर्थात जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों से दूरी रखना चाहिए। देखिए, विद्वत्ता कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग करने से परिलक्षित नहीं होती।
विद्वान वह होता है जो सरल से सरलतम भाषा के माध्यम से अपने शिष्य के हृदय तक जो वो सोचता है उसको उसी रूप में प्रविष्ट करा दे, वही जो है उसी का नाम विद्वान है। तो प्रस्तुतिकरण में ऐसे नहीं है कि आपको दुर्बोध शब्दों से, क्योंकि शिक्षक बनता क्यों है विद्यार्थी के लिए, शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या है? अरे किसी विद्यार्थी को ऊपर उठाना, एक जो अबोध बालक जो है उसमें बोध करना, उसको जो है ज्ञानात्मक दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, राष्ट्र के लिए एक उपयोगी वस्तु बनाना, उपयोगी पदार्थ बनाना, यह शिक्षक का दायित्व है। तो दुर्बोध शब्दों से दूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, प्रस्तुतिकरण का मतलब है कि पाठ को खंडों में विभक्त कर देना चाहिए। कोई भी जैसे मैंने कहा कि मैं संधि पढ़ा रहा हूं और संधि में कौन सी संधि पढ़ाऊंगा कि स्वर संधि, और स्वर संधि में कौन सी पढ़ाऊंगा कि दीर्घ स्वर संधि, और दीर्घ स्वर संधि के कितने भाग हो गए कि एक तो आ वाला, एक ई वाला, एक ऊ वाला, एक री वाला, ये 4 अलग अलग खंड। फिर मैंने खंड कर दिए। तो देखिए इस प्रकार से जो है खंडों में बांट बांट करके प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आगे चलता हूं साथियों, उसके बाद में हमने प्रस्तावना पढ़ी, प्रस्तुतिकरण पढ़ा, और तीसरा जो इसका बिंदु है पंचपदी का, हर्बटीय पंचपदी विधि का, वह है साथियों तुलना। चलिएगा जी, घनश्याम नमस्ते, सभी को नमस्ते। साथियों ये तुलना क्या है? तुलना का मतलब क्या है? जिसको हर्बट ने क्या नाम दिया था? संबद्धता दिया था, उसी का नया नाम क्या है? बोलो तुलना है। ये कोई नया टर्म नहीं है। संबद्धता का मतलब क्या है? अरे हम क्या करते हैं, जो संचित संबंध अर्थात संचित ज्ञान जो है, जो पूर्व का ज्ञान जो है, उसको नवीन जो ज्ञान जो प्रदान किया जा रहा है, नवीन के साथ में हम जोड़ते हैं, और जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। आपको ऐसे याद रखना है, इसलिए संबद्धता को इन्होंने तुलना नाम दिया, यह आपको ध्यान रखना है। तो साथियों संचित ज्ञान की नवीन ज्ञान के साथ तुलना करना क्यों करना? ताकि बालक की विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ बन सके। ये जो है तुलना करने का या संबंधता का जो उद्देश्य जो था हर्बट का, वो ये था। आप कहां से पढ़ा रहे हैं? मैं जहां से भी पढ़ा रहा हूं आपके लिए शायद उचित होगा। चलिए साथियों, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अभी एक कक्ष में हूं और उस कक्ष से आप लोगों के साथ में लाइव हूं। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद में देखिएगा, ज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करना। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्ञान जो है उसका अन्य विषयों के साथ जो है वो क्या करना साहब? सहसंबंध स्थापित करना। सहसंबंध का मतलब क्या है? देखो ये सर्व समावेशी जो नवीन जो शिक्षा नीति है उसमें भी ये बात आई है। यदि आप संज्ञा पढ़ा रहे हो या सर्वनाम पढ़ा रहे हो तो सर्वनाम बालक को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उसको संज्ञा के साथ आप जोड़ोगे नहीं। यदि आप संधि पढ़ा रहे हो तो संधि में जब तक आप उपसर्ग पढ़ा रहे हो उसमें संधि को नहीं जोड़ोगे, समावेश नहीं करोगे, सहसंबंध नहीं बताओगे, तो यही तुलना है, उसके साथ तुलना करना है। जब मैं आपको संधि पढ़ाता हूं, यण संधि पढ़ाता हूं, तब मैं आपको कहता हूं कि उपसर्ग किस प्रकार से साथ में जुड़े होते हैं। चलिए साथियों जी, प्रियंका शर्मा मुझे वापस बुला लो। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल आ जाइए, कहां आना चाह रहे हैं, चलिएगा। तो ज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। साथियों इस तुलना का उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण करना। सैद्धांतिक ज्ञान, सैद्धांतिक का मतलब क्या है कि आपने गाड़ी बनाना तो सीख लिया, यह सिद्धांत है, लेकिन उसका जब तक आप ड्राइव करके खुद रोड पे नहीं निकल जाओगे, सड़क पर स्वयं नहीं निकलोगे, जब तक निश्चित रूप से ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा कलाकार यदि उस कला में यदि क्रियात्मक ज्ञान नहीं कर रहा है तो गाड़ी जैसे ही बाहर निकालेगा एक्सीडेंट कर देगा। तो इस तुलना क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि जो सैद्धांतिक जो ज्ञान है उसके अतिरिक्त व्यवहारिक ज्ञान की भी प्राप्ति हो, इसलिए यह तुलना की जाती है। क्योंकि हमें जो है सुग्गा तोता नहीं बनना है पाठ्य पुस्तक से। चौथा जो हर्बटीय पंचपदी का जो चौथा जो अंश है वो है नियमीकरण, और नियमीकरण का अर्थ है सामान्यीकरण, क्योंकि नियम जो है वो सामान्य होते हैं, आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो नियमीकरण या सामान्यीकरण। चलिए साथियों, आप लोग, मैं ये चाहता हूं कि देखिए आप लोग कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दें। पढ़ने के लिए आपसे यदि कोई प्रश्न आपका है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इसको जो है प्रश्न मुझसे करें, लेकिन आप परस्पर जो है इस तरह की आप बात नहीं करें, क्योंकि देखिएगा हमारा उद्देश्य जो है, मैं नहीं तो यहां पर टाइम पास करने के लिए आता हूं, नहीं किसी और चीज का मुझे एक रत्ती भर भी किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है। ये तो नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से निष्काम हूं, सकाम तो हूं निश्चित रूप से, लेकिन आप लोगों का जो है वो भला हो, हित हो, और इसके लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ध्यान से ध्यानस्थ होकर के आपको पढ़ना है। कल हिंदी व्याकरण की क्लास होने वाली है। कोई भी आप लोग जो है, समय 5 बजे होगा, शाम को 5 बजे से ये ध्यान रखिएगा, और कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप अपने साथियों के साथ यदि चाहें तो उसको बांट दें, और नहीं भी चाहें तो कोई नहीं,
मेरा काम केवल जो है पढ़ाने का है। चलिएगा साथियों, संचित ज्ञान के आधार पर, नियमीकरण का मतलब क्या है? संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर उनका सामान्यीकरण करना, यह नियमीकरण है। यह ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ से तुलना कर जो बालक में संचित अर्थात जो बालक में पहले से जो ज्ञान है, उस संचित ज्ञान को ज्ञान की प्रस्तुत पाठ जो आज पाठ पढ़ाया जा रहा है, देखो यह नियमीकरण कैसे होता है। संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ से तुलना करके विद्यार्थी जो है वो क्या करता है, सामान्य सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। और निष्कर्ष से क्या बनाए जाते हैं? नियम। और नियम क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि नियम से ज्ञान जो है वह स्थायी होता है। यह आपको ध्यान रखिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लें। डॉक्टर KR मैया लिख लें, उस पर आ जाएगा। चलिएगा आगे बात करता हूं साथियों। उसके बाद में पांचवां जो इसका पद जो था वो प्रयोग और अभ्यास था। इसमें देखिएगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया था। क्या प्रश्न आया था कि पाठ योजना का, हर्बटीय पंचपदी पद्धति में पाठ योजना का अंतिम चरण क्या होता है? तो प्रयोग और अभ्यास होता है। ये ध्यान रखिएगा, अंतिम चरण क्या है? तो प्रयोग और अभ्यास होता है। पंचसेरी, 5 शेरों से 5 शेर से तोलने वाला, 12 सिंगा, दीर्घ बाहु, कुसुमायद में बहुब्री समास है, सुमन आंवला। आगे हम बात कर लेंगे, आज जो है व्याकरण की बात नहीं करें, इसी पे रहे। साथियों, प्रयोग और अभ्यास का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। पाठ योजना का अंतिम चरण है ये। नवीन ज्ञान से निर्मित सामान्य सिद्धांत बनाकर विद्यार्थियों से उनका प्रयोग भी कराया जाता है। जो नवीन ज्ञान है उससे निर्मित जो सामान्य सिद्धांत है, मैंने जो नया सीखा उससे सामान्य सिद्धांत क्या बन सकता है, उससे उसका जो है छात्रों को से उनका प्रयोग कराया जाता है, नियम बनवाए जाते हैं। विद्यार्थी को प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से क्या है, विद्यार्थी को कक्षा कार्य, गृह कार्य लिखित में करके लाने को कहा जाता है, ताकि वो उस जो ज्ञान सीखा है, जो नवीन ज्ञान उसने प्राप्त किया है, उसका प्रयोग कर सके, उसका अभ्यास कर सके, और अभ्यास के माध्यम से वो उसका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। तो ये 5 पद थे। अब आगे हम बात करते हैं, ये जो हर्बटीय पंचपदी जो पद्धति है उसके कौन कौन से गुण हैं। आइए साथियों, पहली हम बात करेंगे कि इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि हम नवीन और आधुनिक जितने भी विधियां हैं, कई बार प्रश्न इस प्रकार के भी आ जाते हैं कि कौन सी परंपरागत विधि है, कौन सी नवीन है, कौन सा नवीनतम उपागम है। बिल्कुल जो है लाइक और शेयर कर दो सभी मित्रों से निवेदन, बिल्कुल लाइक मत कीजिएगा, शेयर भी मत कीजिएगा, केवल पढ़ाई करो बस। चलो, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है साथियों। इसके गुण दूसरा जो है वो शिक्षण इससे क्रमबद्ध होता है। कैसे क्रमबद्ध होता है? सबसे पहली बात यह है कि मैं यहां से रेलवे स्टेशन जा रहा हूं, लेकिन रेलवे स्टेशन जाने से पूर्व मेरे जो है मस्तिष्क में यह होना चाहिए कि मुझे जाना कहां है। ऐसा नहीं कि मैं टिकट खिड़की पर जाकर के फिर ये पूछूं, यदि मुझे टीटी पूछता है कहां का टिकट चाहिए और मैं कहता हूं साहब कहीं का दे दो, तो कहीं का दे दो तो फिर कहीं भी पहुंच जाऊंगा। जीवन में कभी कोई लक्ष्य पर हमारा जो है हम पहुंच नहीं पाएंगे। ये जो हर्बटीय पंचपदी जो है ये कह रही है कि आपको कक्षा में प्रविष्ट होने से पहले आपको कुछ जो है सामान्य नियम बनाना है, प्रस्तावना बनाना है, प्रस्तुतिकरण करना है, उसके बाद में नियमीकरण करना है, प्रयोग और अभ्यास करना है, संबंधता, ये सब कुछ जो है उससे शिक्षण क्या हो जाता है, क्रमबद्ध हो जाता है। जब ये जो है इससे क्या होता है, इस विधि का सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि शिक्षक जो है वो अपने विषय पे रहता है, उसका भटकाव जो है वो दूर हो जाता है। छात्र को भी समझ में आता है कि मुझे आज पढ़ाना क्या है, मैं पढ़ाने कुछ आया और यदि पढ़ा कुछ दूं तो वहां से हमें जो है नुकसान ही होने वाला है। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। फिर जो है पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये गुण है इसका। फिर शिक्षण इसमें क्रमबद्ध होता है। हर्बटीय पंचपदी विधि जो है उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में ये सर्वाधिक उपयोगी है। इसको मोस्ट कर लेना। ज्ञानात्मक उद्देश्य साथियों, मैंने 3 प्रकार के उद्देश्य आपको बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। भावात्मक और क्रियात्मक कहीं ना कहीं हर्बटीय पंचपदी में भावात्मक और क्रियात्मक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, लेकिन तीनों लक्ष्यों में जो ज्ञानात्मक उद्देश्य जो है, किसी छात्र में ज्ञान जो है उसका जो लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति में यह जरूर सहायक है। समन्वयवादी दृष्टिकोण पर यह आधारित है। चलिए ध्यान रखते हैं, आगे चलता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति स्तर पर देखिए, शिक्षण जो है, शिक्षण के प्रतिमान जो है, हम सब जानते हैं 3 तरह के प्रतिमान हैं। एक तो स्मृति है। स्मृति आधारित जो प्रतिमान जो है शिक्षण का, वो किसने दिया था? हर्बर्ट ने दिया था। और उसके बाद में स्मृति के बाद में आता है बोध। बोध वाला जो है वो मॉरिसन ने दिया था, अर्थात बोध स्तर पर पहला स्मृति स्तर है, फिर बोध स्तर है, और तीसरा चिंतन स्तर जो है वो हंट ने। ये 3 सिद्धांत दिए थे, ये ध्यान रखिएगा।
तो स्मृति स्तर पर अधिक बल, इसको मोस्ट कर लो। हर्बटीय पंचपदी में जो हमारे 3 स्तर है, स्मृति है, फिर बोध है अर्थात कितना ज्ञान उसको हुआ है, और फिर क्या है, चिंतन। किसी भी बालक को शिक्षण कराने के लिए 1 से 8 तक स्मृति आधारित ज्ञान होना चाहिए। फिर जो है जिसको हम माध्यमिक शिक्षा कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा जो है उसमें बोध के लिए करना चाहिए, और फिर उच्चतर जो शिक्षाएं हैं या उच्च माध्यमिक कह दूं या उच्च शिक्षा जो है उसका आधार, जो उसका प्रतिमान जो है वो क्या होना चाहिए, चिंतन। इसका प्रतिपादन किया था हंट ने, इसका मॉरिसन ने किया था, मॉरिसन ने इसका किया था, और स्मृति जो है उसको हर्बट, ये ध्यान रखिएगा। तो स्मृति स्तर पर अधिक बल दिया जाता है। साथियों ये सबसे बड़ी बात है इस विधि की, इसको मोस्ट कर लेना। हर्बटीय जो पंचपदी विधि है वो विषय वस्तु केंद्रित विधि है, विषय वस्तु केंद्रित विधि है। आगे चलते हैं, बात करता हूं इसके दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात तो है कि सभी विद्यार्थी जो हैं उनका बौद्धिक जो स्तर है वह अलग अलग होता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत हमने पढ़ा था, जिसमें कुशागर, मंदबुद्धि और जो मध्यम वाले जो बालक हैं उनको तीनों को किस प्रकार से हम जो है एक ही मंच पर रहते हुए किस प्रकार बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन हर्बटीय पंचपदी जो है उसमें क्योंकि जो पाठ योजना का जो निर्माण होता है वो एक सार्वभौम होता है, वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि मंदबुद्धि के लिए अलग और उसके कुशागर के लिए अलग, इस प्रकार से नहीं होता। तो सभी विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर जो है वो समान नहीं होता है, और इस विधि में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखा जा सकता। यह इसका सबसे बड़ा दोष है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे चलता हूं। फिर जो है शिक्षण केंद्रित विधि है, यह केवल शिक्षण केंद्रित विधि है। शिक्षण के अतिरिक्त जो शिक्षणेतर जो चीजें हैं उस पर इसका ध्यान नहीं होता है, यह ध्यान रखिएगा। तो शिक्षण केंद्रित विधि है, और सबसे बड़ा दोष इसका यह भी है कि इसमें शिक्षक जो है वो सक्रिय होता है और विद्यार्थी जो है वो निष्क्रिय होता है, यह आपको ध्यान रखना है। विद्यार्थी जिसमें निष्क्रिय होता है वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि इसमें शिक्षक का ज्ञानात्मक जो लक्ष्य है उसकी संपूर्ति होती है, इसलिए मनोवैज्ञानिक है। फिर दूसरी बात, सभी विधियां जो नवीन और आधुनिक विधियां जिसको हमने कहा वो सारी की सारी विधियां मनोवैज्ञानिक है। केवल पाठशाला और व्याकरण अनुवाद विधि ये जो है अमनोवैज्ञानिक है। पाठ्य पुस्तक विधि में मैंने आपको बताया था कि ये मनोवैज्ञानिक भी है और अमनोवैज्ञानिक भी है। दोनों स्तर को जोड़ने वाली जो संधि जो है वो साथियों पाठ्य पुस्तक है। फिर इसका एक दोष यह है कि विद्यार्थी का सामाजिक विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हर एक विद्यार्थी अलग अलग बैठ करके पढ़ता है। कोई इसमें सहभाव, कोई सहयोग का जो है कोई एक्टिविटी इसमें नहीं होती, ये इसका दोष माना जाता है। आगे बात करेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण स्तर के आधार पर जो शिक्षण के जो प्रतिमान है, स्तर के आधार पर जो शिक्षण के जो प्रतिमान है, साथियों चलिए, स्तर के आधार पर शिक्षण के जो प्रतिमान है वो 3 स्तर है। स्मृति स्तर है, फिर बोध स्तर है, और फिर चिंतन स्तर है। साथियों स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? हर्बट है। बोध स्तर के मॉरिसन है, और चिंतन स्तर के हंट है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलता हूं, और उसके बाद में देखिएगा, फिर उसके बाद में देखिएगा जो हर्बट का स्मृति स्तर जो शिक्षण प्रतिमान है, स्मृति, बोध और चिंतन, 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब हम बात कर रहे हैं स्मृति स्तर पर जो शिक्षण का प्रतिमान, जो हर्बट का जो लक्ष्य जो था, कोई छात्र को क्यों पढ़ाया जाता है स्मृति के लिए 1 से 8 तक, फिर बोध स्तर आता है, फिर चिंतन स्तर आता है। तो स्मृति स्तर पर शिक्षण का प्रतिमान जो है उसके हमने स्मृति स्तर के 4 भाग कर लिए। पहला है उद्देश्य, फिर है संरचना, फिर है सामाजिक प्रणाली, और फिर अंत में मूल्यांकन प्रणाली आती है। यह आपको ध्यान रखना है। तो साथियों इसका उद्देश्य, स्मृति का उद्देश्य क्या है? मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण देना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्मृति स्तर जो है, शिक्षण स्तर में जो प्रतिमान है उसमें स्मृति, बोध और चिंतन जो 3 है, उसमें स्मृति स्तर जो है उसमें पहला हम उद्देश्य की बात करते हैं कि मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, जो मानसिक पक्ष हैं किसी बालक के, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि जो है उद्देश्य क्या है स्मृति का? तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों का एक तरह से यूं कह सकता हूं कि बार बार रटना और अभ्यास करना इसका उद्देश्य है। और साथियों सीखे हुए तथ्यों को याद करना, क्योंकि यह इसका उद्देश्य है स्मृति स्तर प्रतिमान का। और तथ्यों का प्रतिस्मरण या प्रत्यास्मरण करके पुनः पुनः प्रस्तुत करना, यह स्मृति स्तर शिक्षण प्रतिमान जो है इसके उद्देश्य हैं 4। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना,
सीखे हुए तथ्यों को याद करना और तथ्यों का प्रतिस्मरण करके पुनः पुनः उसको जो है रखना। ये जो साथियों, ये जो है इतने दोष के बावजूद ये विधि क्यों अपनाई जाती है? मैंने आपको कहा कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में ये ध्यान रखिएगा कि जो पाठ योजना, जो वार्षिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना और जो दैनिक पाठ योजना, हमने जो 3 तरह की योजना मैंने आपको बताई थी, इस पाठ योजना में जो दैनिक पाठ योजना है, देखिए हर चीज में गुण है, हर चीज में दोष है। क्योंकि हमारा यहां पर लक्ष्य जो है ना साथियों, मैं सदैव आपको कहता हूं मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। हमारा सबका यहां पर लक्ष्य है कि आपकी अभी जो सम्मुख आने वाली जो रीट परीक्षा है, उसमें इससे किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और उसके क्या गुण हैं और क्या दोष है। मैं क्यों यहां पर चीजें लिख लेता हूं? पहली बात तो आपको सुविधा होती है। दूसरी चीज यह है कि आप जब जो चीज जो है, क्योंकि आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो। अब ये उद्देश्य जो है, मैंने आपको कहा कि स्मृति स्तर प्रशिक्षण प्रतिमान जो है, उसका उद्देश्य क्या है? मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों को याद करना, उसका प्रतिस्मरण करना और पुनः पुनः उनका प्रस्तुतिकरण करना। यह इसका स्मृति स्तर शिक्षण का प्रतिमान का पहला है। फिर उद्देश्य के बाद में आती है संरचना। साथियों, स्मृति स्तर की संरचना क्या है? तो पहली बात तो प्रस्तावना। अब यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संरचना का मतलब क्या है? ये स्मृति स्तर का जो प्रशिक्षण हम देते हैं छात्र को, इसमें वही जो हरबटीय पंचपदी के जो 5 सोपान है, वही इसकी संरचना है। प्रस्तावना होनी चाहिए, अर्थात पूर्व तैयारी और उद्देश्य कथन होना चाहिए। फिर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, तुलना और संबंध होना चाहिए, निष्कर्ष, सामान्यीकरण, नियमीकरण होना चाहिए और फिर लास्ट में क्या होता है? प्रयोग और अभ्यास में लिख देता हूं। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर है। ये स्मृति प्रतिमान जो है उसकी संरचना है। फिर उसके बाद में देखिएगा सामाजिक प्रणाली। तीसरा जो है सामाजिक प्रणाली क्या है? कक्षा में शिक्षक सक्रिय है। सामाजिक प्रणाली, कक्षा में शिक्षक सक्रिय है, छात्रों का स्थान इसमें गौण हो जाता है और छात्र चुपचाप जो है शिक्षक को आदर्श मान करके, जिस प्रकार से शिक्षक सिखा रहा है, किसका यादृच्छिक का अर्थ होता है जो जैसी चीज है। पेंट जीवराज पूछ रहे हैं बेटा, यदृच्छा शब्द है, यदृच्छा शब्द है, यदृच्छा में एक प्रत्यय जुड़ता है तब यादृच्छिक बनता है। जो जैसा है उसका वैसा ही प्रयोग करना यादृच्छिक है। संपत रूपाथल, सावरलाल गुर्जर, बिल्कुल सभी को नमस्ते साथियों। रवि पारिक, नीलेश कुमार, सर ये बताएं उर्वर अनुर्वर। बेटा ये कल सब पूछ लेना, जो भी आप पूछ रहे हो नितेश, ये कल 5 बजे की व्याकरण की कक्षा होगी, मैं उसमें ये सब कुछ बताने वाला हूं। यहां पर आपका ध्यान रखना चाहिए, स्मृति स्तर प्रतिमान में 30 पहला था उद्देश्य, फिर था संरचना, फिर था सामाजिक प्रणाली और लास्ट जो है वो है मूल्यांकन। ये आज की कक्षा का जो है अंतिम बिंदु है साथियों। लिखित और अलिखित दोनों जो है पक्ष जो छात्र के हैं, उसका मूल्यांकन, उसका परीक्षण करना, छात्र ने कितना सीखा है स्मृति के आधार पर, वो लिख करके भी हमें जो है शिक्षक को समझना चाहिए। अलिखित रूप में भी अर्थात मौखिक में भी दोनों तरह का परीक्षण होना चाहिए और परीक्षाओं में रटने की क्षमता पर बल, क्योंकि 1 से 8 तक मनोविज्ञान भी ये कहता है कि ये जो आरंभिक स्तर, जिसको हमने आरंभिक शिक्षा कहा है, यहां पर छात्र में रटने की प्रवृत्ति अधिक होती है, उसकी स्मृति भी अधिक होती है। बिल्कुल चलिएगा। तो साथियों यहां पर मूल्यांकन में लिखित और अलिखित और परीक्षा में रटने की क्षमता पर बल, और इसमें केवल जो है छात्र का ज्ञानात्मक जो पक्ष है उसका विकास होता है, क्योंकि ज्ञान जब आएगा, पहले सबसे बड़ी बात क्या है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो ये पक्ष हैं, उसमें यदि आपके पास ज्ञान होगा तो फिर आप बोध की तरफ जाओगे, और बोध होगा तो फिर आप कहां जाओगे? चिंतन की तरफ जाओगे। यदि ज्ञान नहीं है तो बोध अर्थात सीख नहीं सकते, उसका एहसास नहीं हो सकता, और जब तक बोध नहीं है उसका चिंतन भी नहीं हो सकता। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों। ये थी कक्षा और आज की हरबटीय पंचपदी। मुझे लगता है कि इससे बाहर आपको कुछ भी जो है किसी प्रकार की कोई चीज पूछने की आवश्यकता नहीं है। साथियों परिचय जानने की कोई बात नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर KR मैया है। सभी साथी जानना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूं। मैं महाविद्यालय शिक्षा में प्रोफेसर हूं, अभी जो है एसोसिएट प्रोफेसर हूं। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझे जानते ही हैं, और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से अधिक जो है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यहां से कितना सीख पाते हैं और मैं उस सिखाने में कितना आपका सहयोगी बन पाता हूं। कल हम व्याकरण की बात करेंगे और हो सकता है कि यदि समय मिला तो एक प्रत्यक्ष विधि जो है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष विधि जिसमें मातृभाषा का अनुवाद निषेध है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
चलिए साथियों, बहुत बहुत नमस्ते, सभी को बहुत शुभकामनाएं। खूब अभ्यास करें। श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, सुने हुए का मनन करना चाहिए। मनन करने में की हुई चीज का बार बार निधिध्यासन करना चाहिए। शिक्षा के 3 अंग है, बड़े महत्वपूर्ण है। श्रोतव्यो, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मंतव्यो, मनन करना चाहिए। और निधिध्यासितव्य, उसका बार बार मेरे जीवन में जो है इस ज्ञान का क्या उपयोग हो सकता है। इस संसार का कोई भी विषय कठिन नहीं है, ना कोई इस संसार में कोई भी चीज सरल है। सरल और कठिन ये केवल और केवल हमारी मनोवृत्ति है। तो हमारी मनोवृत्ति में केवल और केवल जो है श्रद्धा होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ में यदि आपने इन चीजों को सीखा, पढ़ा और पढ़ाया है, और मैं जो है एक समर्थ शिक्षक बनूंगा, तो समर्थ समाज का निर्माण में कर पाऊंगा, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। चलिए साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सभी को। नमस्ते।